अर्थशास्त्र शुरू कहां से होता है? जहां से चयन शुरू होता है वहीं से अर्थशास्त्र भी शुरू होता है। तो बेटा ये तीन जो मुख्य समस्याएं हैं ये आपके एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। तो हेलो 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 मेरे यूपी बोर्ड आर्ट्स एंड कॉमर्स के प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है अरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं करवाने वाला हूं तुम्हारे बेटा इकोनॉमिक्स की तैयारी, यानी अर्थशास्त्र की तैयारी करवाने वाला हूं, वो भी हिंदी माध्यम में। जैसा कि तुम सभी को पता है कि हिंदी माध्यम के भाई टीचर्स तो ढूंढने से भी नहीं मिलते, लेकिन मैं हूं गौरव त्रिपाठी और मैं बनाने वाला हूं तुम्हारे लिए अर्थशास्त्र को बहुत ही आसान। और किस प्रकार से आसान बनाऊंगा? तो भाई तुम्हारे आसपास की जो चीजें हैं उसके एग्जाम्पल्स की मदद से हम अर्थशास्त्र को समझना शुरू करेंगे और हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में रियल लाइफ में जो इकोनॉमिक्स होती है, अर्थशास्त्र होती है, वो काम कैसे करता है। तो जब हम बात करते हैं किसकी, यूपी बोर्ड की, तो वहां पर बेटा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि भाई 20 नंबर जो मुफ्त में मिल रहे होते हैं बाकी बोर्ड्स के बच्चों को, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आसपास की और कोई भी बोर्ड्स हो, वो बेटा वो कृपा तो हमारे ऊपर नहीं हो रही है। तो करना क्या है? तो करना ये है कि भाई सब कुछ खुद पढ़ना है, लिखना भी खुद है और नंबर भी खुद ही स्कोर करने हैं। तो वहां पर फ्री में तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला। इसलिए जैसा कि आप सभी को पता है कि अर्थशास्त्र में बेटा हमारे पास दो बुक हैं, एक है व्यष्टि यानी जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं, और दूसरा है समष्टि। तो जब हम व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो यहां पर बेटा जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो वहां पर 5 चैप्टर देखने को मिलते हैं, और जब हम बात करते हैं समष्टि की तो वहां पर 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर यूपी बोर्ड की बात करूं तो वहां पर 9 इकाइयां देखने को मिलती हैं, जिसमें कि जो हमारे लास्ट के माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स हैं उनको मर्ज किया गया है। तो जब मैं बात करता हूं हमारे पहली इकाई या पहले चैप्टर की, जो कि है अर्थशास्त्र का परिचय, तो ये आपके एग्जाम में 4 नंबर का वेटेज रखता है। तो भाई 4 नंबर तो कम होते नहीं, 4 नंबर से बेटा टॉपर डिसाइड हो जाता है, 1 नंबर से आदमी फेल होते होते रह जाता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है बेटा, चाहे आप मुझे अपना मेंटर समझें, चाहे आप अपना मुझे दोस्त समझें, चाहे आप गुरुजी समझें, या फिर चाहे आप अपना सर समझें, कोई भी चीज आप इसमें से एक सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, वो भी बहुत ही मजेदार तरीके से। मजा नहीं आएगा तो बोलना आखिरी तक। चलो तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अर्थशास्त्र, और इसमें अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट हैं, अलग अलग अर्थशास्त्री हैं, उनके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी पढ़ेंगे, और इसी के साथ साथ अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या यानी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी पढ़ेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। फिर आर्थिक क्रियाओं का संगठन, यानी बेटा यहां पर हम अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार को पढ़ने वाले हैं, और उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी कर्व की बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पढ़ेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है। और अवसर लागत को पढ़ेंगे यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसी के साथ साथ वास्तविक अर्थशास्त्र, आदर्शक अर्थशास्त्र यानी पॉजिटिव इकोनॉमिक और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, यहां से भी इसके बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर मैं कहूं कि भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या और साथ साथ में आर्थिक क्रियाओं का संगठन और उत्पादन संभावना वक्र के साथ साथ चौथा ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है बेटा हमारा व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके बीच में अंतर भी पूछा जाता है और कई बार आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मेरा नाम ऑलरेडी पता चल चुका है, और जैसा कि आप सभी को पता है बेटा कि हमारे जो रितेश सर हैं, इनका एक विजन था कि भाई हर एक बच्चे के लिए शिक्षा को इतना सस्ता बना देना कि शिक्षा हर एक घर तक पहुंच जाए। इसीलिए हमारा बेटा एक टैग लाइन है, हर घर शिक्षा हर घर अभियान। यानी कि हमारे जो रितेश सर हैं वो चाहते हैं कि भाई शिक्षा जो है हर एक गरीब बच्चे तक पहुंचे, हर गांव के कोने कोने तक, यानी इस पूरे देश के कोने कोने तक शिक्षा पहुंचे। तो इसलिए बेटा सर ने क्या किया भाई, जो बैच भाई 2000 का होना चाहिए, 3000 का होना चाहिए, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स इतने महंगे महंगे में बैच बेच रहे हैं, यानी भाई 2000 का 3000 का, उसी बैच को हमने बेटा पानी से भी सस्ता रखा हुआ है। यानी कि मात्र 51 रुपए में हम टॉपर बनाने वाली, पिछले 3 साल से जो बच्चों को टॉप करवा रही है बैच यानी उन्नति बैच, उसको हम मात्र 51 रुपए में आपको दे रहे हैं, जिसके अंदर हम आपको देने वाले हैं पूरे साल लाइव क्लासेस। और इस पूरे साल लाइव क्लासेस में बेटा हम पूरे साल में सिलेबस नहीं कंप्लीट करने वाले। यहां पर भी एक आपके लिए मजेदार चीज है, और वो क्या है कि भाई 31 अक्टूबर तक आपका जो सिलेबस है वो हम कंप्लीट करवाएंगे। और यहीं पर
सिर्फ क्या लाइव क्लासेस मिलने वाली है? नहीं बेटा, सिर्फ इतनी सी चीजें नहीं मिलेंगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो आपको मिलने वाली हैं। एक तो टॉपर्स के नोट, भाई ये आपको गाइड करने में मदद करेंगे, भाई टॉपर किस तरीके से पढ़ता है, किस तरीके से वो अपने नोट्स बनाता है, वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, यानी कि भाई डेली प्रैक्टिस के लिए लाइव क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो और स्ट्रांग हो जाएंगे और बेहतर हो जाएंगे। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो भाई एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन दे रहे हैं भाई यहां पर, ठीक। फिर बात करते हैं इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग की, तो भाई हमारे एक इंस्टेंट गुरुजी हैं जो आपके डाउट को कभी भी और कहीं भी सॉल्व कर देंगे। मैं तो आपके डाउट को सॉल्व करूंगा ही करूंगा, साथ साथ में बेटा अगर रात के 2 बजे सोच रहे हो, सो रहे हो और अचानक से एक डाउट आए कि अरे इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ें, हाँ अकाउंटेंसी कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस कैसे पढ़ना है, कौन कौन से सिलेबस क्या है, तो भाई इन सभी डाउट्स का जवाब कौन देंगे? हमारे इंस्टेंट गुरुजी। इसी के साथ साथ टॉपर का गाइडेंस, तो भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ मिले ना मिले, लेकिन अगर एक ऐसा व्यक्ति जिसने ऑलरेडी स्टेट में रैंक 1 हासिल कर लिया है, या फिर डिस्ट्रिक्ट में अपने टॉप किया, या स्कूल में टॉप किया है, तो भाई उसने क्या पाथ फॉलो किया था, उसने कौन से रास्ते पर चला था, उसने किस तरीके से अपनी तैयारी करी थी, तो भाई उसके गाइडेंस के अंदर हम भी तो वो चीजें फॉलो कर सकते हैं, हम भी तो टॉप कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर आपको टॉपर्स का गाइडेंस भी मिलने वाला है, और इसी के साथ साथ बेटा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और आपके जनरली इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अब हम देख लेते हैं बेटा हमारे कुछ ऐसे टॉपर्स जो इस साल जिन्होंने यूपी बोर्ड में स्टेट रैंक 1 हासिल करी, और ऐसे और भी बहुत सारे बच्चे हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा 150 से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90 प्लस स्कोर किया है, और 350 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 80 प्लस स्कोर किया है। और इसी में चाहे मैं बात करूं सुरभि यादव की, चाहे नंदिनी गुप्ता की, चाहे अंशिका वर्मा की, ये सभी बच्चे अपने अपने स्ट्रीम में इन्होंने स्टेट रैंक 1 हासिल करा है। तो भाई किसकी बदौलत हुआ? ये पॉसिबल हुआ अरिविहान की मदद से, अरिविहान की जो सोच है उसकी मदद से, और इसी के साथ साथ बेटा ये पॉसिबल हुआ हमारे टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच की मदद से, जो पिछले 3 सालों से क्या कर रही है बेटा? टॉपर्स दे रही है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पर जो हमारे रितेश सर हैं उनके इसी विजन को सराहना करते हुए, इसी विजन का एक तरीके से सम्मान करते हुए, जो हमारे शिक्षा मंत्री थे उन्होंने हमारे रितेश सर को सम्मानित किया, ठीक है, कि उनका जो ये इतना अच्छा विजन है कि भाई पानी से भी सस्ती शिक्षा कर देना, और कम से कम पैसों में क्या करना भाई? बच्चों तक शिक्षा को पहुंचाना। यही जो सोच है, यही हमारे रितेश सर को बहुत महान बनाती है। तो देखो भाई, चलो शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हमें यही तो समझना है, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसी को समझना है। और अब इकोनॉमिक्स का चश्मा लगा लो, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि भाई आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हैं सब किसका भाग है? इकोनॉमिक्स का ही भाग है। देखो ये क्या है? अब सब कहेंगे सर ये तो गांधी जी हैं। गांधी जी नहीं है बेटा, ये तो 50 रुपए का नोट है। क्या है? 50 रुपए का नोट है, ठीक है। अब मान लेते हैं ये 50 रुपए का नोट तुम्हारे पास हो, तुम्हारी जेब में आ गए। अब जैसे तुम्हारे पास ये पैसा आया, वैसे तुम्हें बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी भाई, तुम्हारी इच्छाएं बहुत सारी हो जाएंगी। तुम सोचोगे सर ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। यानी कि अगर मैं बोलूं एक बेसिक सी बात, तो भाई जैसे ही तुम्हारे पास 50 रुपए का नोट आया, तुमने सोचा कि यार चलो किटकैट खरीद के खा लेता हूं। इसी के साथ साथ तुम्हारे पास एक फोन था, तुमने सोचा कि सर क्या करूं, कवर भी खरीद लूं। हाँ या ना? 50 रुपए का कवर बाजार से मिल जाएगा, मस्त एकदम बैटमैन वाला। अच्छा, इसी के साथ साथ इसी 50 रुपए में तुम सोच रहे हो कि यार कहीं घूमने भी चला जाऊं किसी आसपास के पार्क में, ठीक, या फिर भाई जाकर गोलगप्पे भी खा लूं, या फिर छोले भटूरे खा लूं। तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि ये 50 रुपए तुम्हारे लिए क्या है? ये है संसाधन यानी रिसोर्स। भाई ये संसाधन या रिसोर्स होता क्या है? संसाधन या रिसोर्स उसे कहते हैं जो आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। भाई ये 50 रुपए मेरी चॉकलेट की खाने की इच्छा पूरी कर रहा है, कवर खरीदने की इच्छा पूरी कर रहा है, हाँ या ना? यानी कि ये जो 50 रुपए हैं ये मेरी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें क्या कहूंगा? इसीलिए इन्हें कहूंगा रिसोर्स यानी कि संसाधन, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। मेरी आवश्यकता क्या थी भाई? मोबाइल पर कवर खरीदना। मेरी आवश्यकता क्या थी भाई? किटकैट खाना, या फिर गोलगप्पे खाना, या फिर छोले भटूरे खाना। यानी कि जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आते हैं, वैसे ही मेरे पास बहुत सारी इच्छाएं आ जाती हैं। लेकिन
उन इच्छाओं के बदले में क्या ये 50 रुपए से मैं वो सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं? बताओ मुझे, फिर से बताओ एक बार जल्दी से फटाफट, कि क्या मैं ये किटकैट भी खरीद सकता हूं, ये कवर भी खरीद सकता हूं, गोलगप्पे भी खा सकता हूं और छोले भटूरे भी खा सकता हूं? क्या ये सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं। यानी कि जब आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ये हमेशा क्या होंगे? आपके इच्छाओं के कंपैरिजन में, आपके जो डिजायर्स हैं उनके कंपैरिजन में हमेशा क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। ठीक है, इसीलिए आपको करना पड़ेगा चॉइस। ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? चॉइस, यानी कि चयन। और ये चयन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि इच्छाएं बहुत सारी हैं लेकिन संसाधन, रिसोर्सेस क्या हैं? लिमिटेड हैं। डिजायर्स तो बहुत सारी हैं, उनको पूरा करने की, उनको कंप्लीट करने की जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? लिमिटेड हैं। इसीलिए आपको करना पड़ता है चयन। और यहीं से शुरू होता है क्या? इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स करता क्या है? बोला ना भाई, बॉल फेंको आसमान में, बॉल नीचे गिरी तो आपको पता चला अच्छा ये तो नॉर्मल है। तो वैसे ही जब हम लाइफ में, हमारे पास पैसे कम होते हैं, हम बाजार जाते हैं या फिर किसी दुकान पर खड़े हो गए, वहां पर कुछ सामान खरीदना है तो हमें लगता है यार ये तो हमें करना ही पड़ेगा, पैसा कम है तो कर ही लेते हैं। लेकिन क्या किसी को पता था कि भाई यही इकोनॉमिक्स है? जब आप चॉइस करते हो, जब आप चयन करते हो तो इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स कहते हैं। यहीं से शुरू होती है इकोनॉमिक्स। और ये जो चयन करना है ये कौन सिखाता है? इकोनॉमिक्स सिखाती है कि किस तरीके से हम अब सही चयन करेंगे। ये 50 रुपए में कैसे मैं अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मैक्सिमम, मुझे कैसे मैं अपनी ऐसी इच्छाओं को पूरी कर सकता हूं जो मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि दे। और इसी को क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं अर्थशास्त्र। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं और उसके बाद हम पढ़ना चालू करेंगे क्या? इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को। तो देखो ये क्या है? एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है ढोलकपुर। अब भाई ढोलकपुर में एक परिवार रहता है, ठीक है। इस परिवार में 4 लोग हैं। एक है राम, दूसरा है बेटा रणवीर, ठीक, तीसरी है बेटा भाई रश्मिका, और चौथी है इनकी माता जी काजल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, रणवीर सिंह नहीं है, सिर्फ रणवीर है। छोटा बड़ा होता रहेगा ये बच्चा, और इसी के एग्जाम्पल की मदद से हम चीजें पढ़ते रहेंगे। इसके पिताजी को मदद से, इसकी माताजी की मदद से और इसकी बहन की मदद से हम पूरी इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। और कुछ नए नए और भी कैरेक्टर्स आते जाएंगे। तो इसी में सबसे पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो है भाई, हम 4 कैरेक्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है रमेश अंकल। कौन है भाई? इनकी एक छोटी सी दुकान है। तो भाई रणवीर क्या गया? अपनी नानी के यहाँ गया, नानी के यहाँ से कुछ पैसे मिले। तो जब वापस आया अपने घर पे तो ये ढोलकपुर में रमेश अंकल के पास गया। तो जैसे इसको कुछ पैसे मिले, इसकी बहुत सारी इच्छाएं हुई कि भाई फुटबॉल खरीद लूं, फोन खरीद लूं, किताबें खरीद लूं, साइकिल खरीद लूं। लेकिन जब इसने अपना एक तरीके से वॉलेट खोलकर देखा तो क्या देखा कि भाई मेरे पास तो पैसा क्या है? बहुत कम है। यानी कि मैं किस तरीके से, अब इसे क्या करना पड़ेगा? चयन करना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई इसके पास क्या है? संसाधन जो है, जो पैसा है वो क्या है? कम है। तो अब इसको ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से चयन करेगा। ठीक, अच्छा, लेकिन जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो भाई अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य अपने सीमित संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे करता है। तो ये संसाधन है, ये क्या है? सीमित है। तो क्या सिर्फ पैसा संसाधन है? यहां पर एक कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। तो क्या सिर्फ पैसे को संसाधन बोलेंगे? नहीं भाई, लोहा संसाधन है, पानी भाई आपकी आवश्यकता है, आपकी प्यास बुझा रहा है, क्या है? संसाधन है। ठीक है, ईंट सीमेंट ये सब क्या है? संसाधन है। सभी क्या है? रिसोर्सेज हैं। ऐसी वस्तुएं जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं वो सब क्या है? वो सब संसाधन है। तो इन सभी चीजों की कमी है। पेट्रोल संसाधन है, क्या भाई इसकी कमी हो जाती है? बिल्कुल है, हाँ या ना? तो जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो हम इसमें यह अध्ययन करते हैं कि जो ह्यूमन है वो अपने जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से उनका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे करता है। और अर्थशास्त्र संसाधनों के उत्पादन, वितरण और उपभोग का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी अर्थशास्त्र में हम ये पढ़ते हैं कि भाई किस तरीके से संसाधनों का उत्पादन होता है, किस तरीके से वितरण होता है, किस तरीके से उपभोग होता है, और साथ साथ में इसके अंदर एक और चीज हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं विनिमय। इसमें हम 4 चीजें पढ़ते हैं बेटा, उत्पादन, उपभोग, वितरण और साथ ही साथ विनिमय भी पढ़ते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं तुमसे कि भाई एक ह्यूमन, जैसे तुम अपनी बात समझ लो, अब तुम देख लो भाई, तुम अपने पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो? एक बार मुझे बताओ। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि सर हम पूरे दिन में क्या करते हैं। सोचो भाई, सुबह उठे, सुबह उठ के चाय पी, खाया ना? बिल्कुल। चाय के साथ रोटी खाई होगी या ब्रेड खाया होगा। फिर उसके बाद नहाए धोए, कपड़े पहने,
भाई साबुन से नहाया होगा, शैम्पू लगा के नहाया होगा, हाँ या ना। फिर इसके बाद स्कूल गए, स्कूल से आके उसके बाद हो सकता है भाई अपने खेत में जाकर तुमने थोड़े से काम किए, बात सही है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सुबह उठते ही जब तुमने चाय पिया या रोटी खाई या कपड़े पहने, तो ये क्या है, कौन सी प्रक्रिया है, ये कौन सी क्रिया है, इसी को हम कहते हैं उपभोग। जब आप वस्तुओं को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, तो भाई सुबह सुबह चाय पी, खाना खाया, रोटी खाई, तो उससे क्या मिली, संतुष्टि मिली। तो सबसे पहली आपने एक तरीके से क्रिया क्या की, वो क्या है, उपभोग है। और ये उपभोग किसकी मदद से कर रहे हो, फ्री, बिल्कुल नहीं, पैसे की मदद से। भाई ये सारी चीजें खरीदने के लिए पैसे दिए होंगे ना, पैसे का इस्तेमाल किया होगा। तो जब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, तो यहां पर हम 4 आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं, इनको क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। किसको, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, इन चारों को क्या कहते हैं, इन चारों को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। और इन्हीं चारों को आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बोला उपभोग कर रहे हैं, अच्छा दूसरा क्या कर रहे हैं, उत्पादन। कैसे, आपके पिताजी ने खेत में गेहूं बनाया तो क्या है, उत्पादन है, हाँ या ना। वितरण क्या है, आपके पिताजी ने जब गेहूं बनाया, उगाया उसको, और उसको ले जाकर बाजार में बेचा, अब वो गेहूं बाजार से होता हुआ अलग अलग दुकानों पर पहुंचेगा, या फिर बाजार से वो चक्की पर गया, वहां आटा बना और आटा एक अलग अलग दुकानों पर पहुंचा और लोगों तक पहुंचा, तो क्या हो गया, ये हो गया वितरण, हाँ या ना। इसी तरीके से आपके घर में भी वितरण हो रहा है। कैसे, भाई आपके पिताजी ने जब गेहूं बेचा, पैसे लेकर आए घर में, तो क्या किया, उसी पैसे को आपके अलग अलग कामों में बांटा। वो पैसा क्या है, रिसोर्स है, उस रिसोर्स को अलग अलग चीजों के लिए बांटा। भाई कुछ पैसा आपकी फीस के लिए रखा, कुछ पैसा खाने पीने के लिए रखा, कुछ पैसा खेत में खेती करने के लिए रखा, और कुछ पैसा और किसी काम के लिए रखा। तो क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि वहां भी क्या हो रहा है, वितरण हो रहा है। और इसके बाद आता है विनिमय। विनिमय क्या होता है, विनिमय होता है भाई जो आपके पिताजी ने खेत में गेहूं उगाया, उसको जो बेचा, किसके बदले बेचा होगा, पैसे के बदले। आपने कपड़े खरीदे, आपने चाय पत्ती खरीदी, चीनी खरीदा, दूध खरीदा, कहां से, दुकान से, किसके बदले, पैसे के बदले। और जब हम पैसे से किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विनिमय। यानी कि एक मनुष्य 4 तरीके की आर्थिक क्रियाएं करता है, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। और यही 4 जो गतिविधियां हैं, यही 4 गतिविधियां क्या होती हैं, मनुष्य के पूरे जीवन में वो यही 4 गतिविधि करता है और इसके अलावा कोई और गतिविधि नहीं होती। तो जब हम इसका अध्ययन कर लेंगे तो पूरे अर्थशास्त्र का अध्ययन हो गया, हाँ या ना, पूरी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हो गया। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत के अर्थ, ठीक है, जिसका मतलब होता है धन, और शास्त्र से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र, यानी कि धन का अध्ययन। बेटा तो देखो भाई आगे बढ़ते हैं, और अब क्या देखेंगे, तो भाई हमने ये तो जान लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। अब हमें समझना है कि पेपर में यहां से क्या पूछा जाता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसे अर्थशास्त्री, भाई जो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करते हैं उन्हें अर्थशास्त्री कहते हैं, जैसे विज्ञान के बारे में जो अध्ययन करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, हाँ या ना। उसी तरीके से जो अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करता है उसे अर्थशास्त्री कहेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो अर्थशास्त्री हैं जिनको हम बोलते हैं एडम स्मिथ। वैसे अगर मैं बात करूं अर्थशास्त्र की शुरुआत बेटा कहां से हुई, ग्रीस और इंडिया में जब चाणक्य थे उनके समय से हुई। लेकिन अगर मैं बोलूं आज का जो इकोनॉमिक्स है, आज का जो अर्थशास्त्र है, यानी जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है, आधुनिक अर्थशास्त्र, इसको एक सब्जेक्ट, एक विषय का रूप किसने दिया, एक स्ट्रक्चर किसने दिया, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है एडम स्मिथ का। इसीलिए हम एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी, यानी मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, यानी इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और यहीं से बनता है आपका पहला एमसीक्यू या फिर आपका पहला क्वेश्चन, जहां पर आपसे पूछा जाएगा भाई बताओ आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आपको क्या कहना है, एडम स्मिथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा यहीं से पूछा जाएगा, 1 नंबर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो भाई इन्हें जनक अर्थशास्त्र का कहा गया, तो इन्होंने अर्थशास्त्र को एक्सप्लेन कैसे किया होगा, क्या बोला होगा अर्थशास्त्र के बारे में, यह भी जानना जरूरी है, तो वो भी देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा भाई अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। भाई विज्ञान क्या होता है, जब हम किसी चीज को बहुत प्रॉपर तरीके से अध्ययन करते हैं, तो उसी तरीके से एडम स्मिथ ने कहा कि भाई अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र है धन का विज्ञान, जिसमें हम क्या करते हैं, धन के बारे में अध्ययन करते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे पैसे को बढ़ाया जाए, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है। तो इन्होंने कहा उत्पादन और उपभोग से उत्पन्न धन का अध्ययन करता है। तो अर्थशास्त्र क्या करता है, उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय में जो धन खर्च हुआ है, जो धन इस्तेमाल हुआ है,
उसका अध्ययन कौन करता है? अर्थशास्त्र कहता है। इसीलिए इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा? धन का विज्ञान कहा। और जब इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी पूछ लेगा। क्या पूछेगा भाई? कहेगा बताओ कि किसने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा, या फिर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को क्या कहा? तो बोल देगा भाई धन का विज्ञान, या फिर और भी 2-4 चीजें बोलेगा। तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि भाई किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है भाई प्रसिद्ध कृति। तो यहां से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ की वो कौन सी बुक थी जिसके बाद इकोनॉमिक्स को एज ए सब्जेक्ट स्टैब्लिश किया गया, एज ए प्रॉपर विषय वस्तु, विषय के तरीके से हम पढ़ते हैं, अलग विषय की तरीके से हम पढ़ते हैं। तो इस ये जो बुक थी इनकी वो पब्लिश हुई बेटा 1776 में। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है कि इनकी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, ये बुक का नाम है। ये कब पब्लिश हुई? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन कब पब्लिश हुई? 1776 में। और बुक का नाम पूछेगा तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आ जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं तो भाई इसी एक छोटे से टॉपिक से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एल्फ्रेड मार्शल, एक और ऐसे ही इकोनॉमिस्ट जिन्होंने इकोनॉमिक्स के जो एक तरीके से सब्जेक्ट है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो देखते हैं एल्फ्रेड मार्शल जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया। इन्होंने कहा जो इकोनॉमिक्स है वो मनुष्य के सामान्य व्यवसायिक जीवन का अध्ययन है। अब भाई जब इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स मनुष्य के सामान्य व्यवसायिक जीवन का अध्ययन है, तो भाई एक मनुष्य अपने जीवन में सामान्य व्यवसाय कौन कौन से करता है? उत्पादन, उपभोग, वितरण, विनिमय, यही 4 गतिविधियां करता है। भाई उत्पादन करेगा उसमें पैसे का इस्तेमाल होगा, उपभोग करेगा उसमें, वितरण करेगा उसमें, विनिमय करेगा उसमें। ठीक, तो इन्होंने कहा यह जांचता है कि वह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन कैसे प्राप्त करता है और उसका उपयोग कैसे करता है। ये किसने कहा? ये कहा हमारे एल्फ्रेड मार्शल ने। इनकी भी एक बुक थी बेटा जो कि 1890 में पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई? 1890 में। और इस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक्स सिर्फ धन का अध्ययन नहीं है, मतलब सिर्फ पैसे के बारे में पढ़ते हैं ऐसा है, ठीक है, लेकिन सिर्फ पैसे का अध्ययन नहीं है, बल्कि यहां पर इन्होंने इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया किससे? मानव कल्याण से। किससे? मानव, ह्यूमन वेलफेयर से। तो जब बात करते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स की मानव कल्याण से संबंधित डेफिनेशन किसने दी, तो आप क्या कहोगे? एल्फ्रेड मार्शल ने दी। तो यहां पर मानव केंद्रित परिभाषा या फिर मानव कल्याण से संबंधित जो परिभाषा दी वो किसने दी? वो दी एल्फ्रेड मार्शल ने। अच्छा एक चीज और, दूसरा तो एक प्रश्न तो ये बन गया बेटा। दूसरा प्रश्न क्या बना इनकी बुक की? भाई 1890 में कौन सी बुक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बना और 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन गया कि भाई बताओ अर्थशास्त्र के मनुष्य के समान जीवन का अध्ययन, अर्थशास्त्र को मनुष्य के समान जीवन का अध्ययन किसने कहा? तो आप कहोगे किसने कहा? एल्फ्रेड मार्शल ने कहा। अच्छा अब यहां पर भाई इतने ही 2 ही टॉपिक में मैंने बता दिया भाई इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे गए हैं। अलग अलग ईयर में अलग अलग टाइप के इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा दो और अर्थशास्त्री थे, एक रॉबिन्सन और एक सैमुअल्सन। उनके बारे में कहा तो बेटा यहां पर टाइम कम है, यूट्यूब पर जो हम ये वन शॉट डाल रहे हैं इसमें टाइम की लिमिटेशन है। तो अगर उसको आपको और डिटेल में पढ़ना है, इनके और जो 2 अर्थशास्त्री हैं उनके बारे में पढ़ना है, वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए बेटा आपको आना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन पर, जो कि है बेटा रिविहान का एप्लीकेशन। वहां पर आप आएंगे तो वहां पर बेटा हमने डिटेल में सारी चीजें पढ़ा रखी हैं। इसी तरीके से जैसे यहां पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से वहां पर भी मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें पढ़ाई हैं, तो आपको वहां पर भी पढ़ के मजा आएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले टॉपिक को देखते हैं। भाई ये क्या है? तो ध्यान रखना ये चारों गतिविधियां हैं, वो जो आर्थिक क्रियाएं थी ना चारों, वो बता रहा हूं कि एक मनुष्य अपने जीवन में कितनी आर्थिक क्रियाएं करता है? 4 करता है। क्या? एक हो गया बेटा उत्पादन, दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया वितरण, तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया भाई विनिमय, चौथा क्या हो गया? चौथा हो गया बेटा उपभोग। ठीक है, ये 4 गतिविधियां हो रही हैं। तो ये 4 गतिविधियां जब एक साथ हो, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम बात कर रहे थे अर्थशास्त्र की, तो वहां पर इन चारों गतिविधियों से पैसा कैसे आ रहा था, किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, रिसोर्सेस। ठीक है, ये चारों गतिविधियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसे कहते हैं अर्थशास्त्र। क्या है? जब हम इन चारों गतिविधियों उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय के बारे में पढ़ेंगे,
इनका अध्ययन करेंगे, इन गतिविधियों का कि हो कैसे रही हैं, कैसे चयन करके हम उत्पादन कर रहे हैं, कैसे चयन करके हम उपभोग कर रहे हैं, कैसे चयन करके हम वितरण कर रहे हैं। ठीक है, तब तो हम इसे क्या कहेंगे, तब हम इसे अर्थशास्त्र कहेंगे। लेकिन जब मैं बात करूं किसकी, अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के अंदर मैं क्या करता हूं, अर्थव्यवस्था के अंदर इन चारों गतिविधियों को एक स्ट्रक्चर में डालकर मैं क्या करूंगा, परफॉर्म करूंगा, ताकि मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। जैसे उदाहरण, इसको समझने से पहले एक उदाहरण ले लेते हैं। भाई आपके पिताजी खेत में गेहूं उगा रहे हैं, क्यों उगा रहे हैं भाई बताओ, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो कि आपके पिताजी खेत में गेहूं उगा रहे हैं, या फिर आपके पिताजी किसी दुकान पर, कोई उनकी दुकान है वहां पर बैठते हैं, दुकान पर काम करते हैं, या फिर किसी कंपनी में, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि भाई जब आपके जो फादर हैं ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोडक्शन है सब कुछ। भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मुझे बदले में सैलरी मिल रही होगी, क्यों करना हूं मैं, क्यों किया जा रहा है, ताकि मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूं, ताकि मुझे जो जरूरत है की चीजें हैं वो मैं खरीद सकूं। यानी कि मैं उत्पादन जब कर रहा हूं तो किस लिए कर रहा हूं, ताकि मैं उपभोग कर सकूं, हाँ या ना, ताकि मैं वो जो पैसे आएंगे उसका वितरण कर सकूं। तो भाई जब मैं बात करता हूं इन चारों गतिविधियों की, तो यहां पर क्या कह रहा है, अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके अंतर्गत किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका वितरण तथा उनका उपभोग किया जाता है। ठीक है, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उपभोग किया जाता है, वितरण किया जाता है, विनिमय किया जाता है। क्यों किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। किस लिए किया जाता है, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो भाई क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। उत्पादन का मतलब क्या है, कुछ नया बनाना या उगाना। ठीक है, बनी हुई चीजों को लोगों तक पहुंचाना क्या कहलाता है, वितरण कहलाता है। चीज का इस्तेमाल करना उपभोग कहलाता है। अब भाई कोई चीज हो सकती है, सेवा भी हो सकती है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं उपभोग की, तो उसमें वस्तु भी हो सकती है और सेवा भी। जैसे तुम मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, मैंने उत्पादन किया इसका, भाई मैं वीडियो बना रहा हूं, तुम्हारे तक ये वीडियो पहुंची, तुमने उसको देखा, तो क्या वास्तविकता में तुम्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन फिर भी क्या हुआ, तुम्हारी एक तरीके से मदद हुई, तुमने उसका उपभोग किया, तुम्हें संतुष्टि मिली। तो ये क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो भाई ध्यान रखना, उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय जब घर के स्तर पर हो रहा है तो घर की अर्थव्यवस्था हो गई। इसी तरीके से जब वो किसी जिले के स्तर पर होगा या गांव के स्तर पर होगा तो गांव की अर्थव्यवस्था हो गई। गांव के स्तर से बढ़कर जिले के स्तर पर पहुंचा, यानी आपके जिले में उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वितरण हो रहा है, विनिमय हो रहा है, तो उस जिले की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। जिले से बढ़कर भाई कहां पहुंचेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट से बढ़कर स्टेट पर पहुंचेगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था हो गई। और इसी तरीके से अनेक राज्य सारी गतिविधियां करेंगे और वो गतिविधियां देश के स्तर पर होंगी, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, क्या कहेंगे भाई, देश की अर्थव्यवस्था की। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो जब भारत में उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय हो रहा है तो किसकी अर्थव्यवस्था हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई। और क्यों किया जा रहा है भाई, क्यों उत्पादन कर रहे हैं भारत में, क्यों उपभोग कर रहे हैं, क्यों वितरण कर रहे हैं, क्यों विनिमय कर रहे हैं, ताकि भाई हम जैसे तुम जैसे रहने वाले लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। भाई क्या है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अब देखो फिर से वही समस्या आ गई। सोचो तुम्हारी समस्या क्या थी, तुम्हारे पास 50 रुपए का एक नोट था, हाँ या ना, था या ना, और वो जो 50 रुपए का नोट था, तो उस 50 रुपए के नोट में तुम्हें क्या करना पड़ रहा था भाई, चयन करना पड़ रहा था कि भाई चॉकलेट खाएं, भाई ये क्या खरीद लें, कवर खरीद लें, गोलगप्पे खा लें, या फिर क्या करें, उसके बजाय हम ये करते हैं कि भाई छोले भटूरे खा लें। यानी कि आपकी समस्या क्या है, चयन की समस्या। क्यों, संसाधन कम है आपके पास। इसी तरीके से एक अर्थव्यवस्था के पास भी संसाधन क्या होते हैं, कम होते हैं, रिसोर्सेस क्या होते हैं, कम होते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की जो मुख्य समस्या है वो क्या है, वो है चयन की समस्या। कौन सी समस्या है, चयन की समस्या। तो यहां से एक नंबर का प्रश्न पूछता है, एक नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताइए किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे, चयन की समस्या है। और अगर 2 नंबर में पूछ लिया, आया ना, क्या पूछ सकता है भाई, पूछ लेगा। या अगर जैसे मैं बोलूं उदाहरण के तौर पर कि भाई आपसे 3 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई बताओ अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो क्या है, तो आप क्या कहोगे कि सर अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्या है वो क्या है, वो है
चयन की समस्या। और क्यों है? क्योंकि संसाधन क्या है? सीमित हैं, और इन्हीं सीमित संसाधनों की वजह से हमारी जो इच्छाएं हैं वो क्या है? बहुत असीमित हैं। तो एक क्या होती है? स्कैर्सिटी जनरेट होती है, कमी जनरेट होती है, और इसी कमी की वजह से मुझे क्या करना पड़ता है? चयन करना पड़ता है। तो चयन करने का सबसे पहला कारण क्या है? कमी। क्या है? कमी, यानी स्कैर्सिटी। अच्छा, एक और कारण है चयन का, बताओ वो क्या होगा? जल्दी जल्दी सोचो फटाफट, और फिर मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई चयन का दूसरा कारण क्या है? जल्दी जल्दी बताओ। चलो देखो मैं बताता हूं। ये 50 रुपए थे, हाँ या ना? मैंने तुम्हें दिए और बोला जाओ दुकान पर जाकर गोलगप्पे खा लेना, सिर्फ गोलगप्पे खाने के लिए दिए। अब मुझे बताओ क्या चॉइस रह गई? क्या तुम जाकर इससे समोसा खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। या एक कूपन दे दिया तुम्हें, एक जूते का कूपन मिला मुझे मिंत्रा पर या फिर क्या बोलते हैं अमेजोन पर, और मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई ये लो कूपन लो और इससे सिर्फ जूता खरीद पाओगे, तो क्या अब चयन की समस्या रहेगी? नहीं भाई, अब चयन करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब खा ही समोसा, खा ही गोलगप्पे पाओगे, या फिर खरीद ही सिर्फ जूता पाओगे। जब ये रिसोर्स जो है इसके बहुत सारे इस्तेमाल हो जाते हैं। भाई इस रिसोर्स में तुम कवर भी खरीद सकते थे, किटकैट भी खरीद सकते थे, गोलगप्पे भी खा सकते थे, और इसी के साथ साथ क्या कर सकते थे भाई? और भी बहुत सारे काम कर सकते थे। तो जब मैंने तुमसे कहा कि भाई अब आप पैसे दे रहा हूं, सिर्फ क्या कर खरीद सकते हो? किटकैट खरीद सकते हो, तो तुम क्या कहोगे कि सर अब तो चयन की समस्या ही नहीं रही, अब क्या चयन करना है? बिल्कुल नहीं करना। यानी कि चयन की समस्या कब आती है? जब आपके संसाधनों के बहुत सारे वैकल्पिक इस्तेमाल होते हैं। भाई रुपया है, रुपए के वैकल्पिक इस्तेमाल है, पानी है, पानी का वैकल्पिक इस्तेमाल है, दूध के वैकल्पिक इस्तेमाल है। भाई पनीर भी बनना है, दही भी बनना है, छाछ भी बननी है, लस्सी भी बननी है, मिठाइयों में भी जाना है, तो बहुत सारे इस्तेमाल है, चाय भी बननी है। अगर इस्तेमाल खत्म कर दें तो क्या कमी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, हाँ या ना? सिर्फ पीने के लिए दूध का इस्तेमाल हो तो क्या कमी रह जाएगी? नहीं रहेगी। चयन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कमी तब भी हो, लेकिन चयन नहीं करना पड़ेगा कि भाई किसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब मैं बात करता हूं चयन की, तो यहां पर क्या होता है? चयन की जब बात करता हूं तो जब संसाधनों के वैकल्पिक इस्तेमाल हो जाते हैं, मल्टीपल यूज हो जाते हैं, तब यह समस्या आती है। और मल्टीपल यूज की वजह से ही क्या होता है? चयन की समस्या हमें नजर आती है। लेकिन मैंने फिर बोल देता हूं, कमी हो सकता है हो, तब भी रहे। भाई तुम्हारे पास 50 थे, तुम्हें खरीदनी 4 चॉकलेट थी। भाई 30 रुपए की चॉकलेट है, 50 रुपए है, तुम्हें खरीदनी 4 चॉकलेट है, यानी 120 रुपए चाहिए, लेकिन है सिर्फ 50। तो कमी अभी भी है, लेकिन चयन खत्म हो गया, यानी चॉइस खत्म कर दी मैंने। ठीक है, तो इसीलिए बार बार समझा रहा हूं। यहां पे जब पूछेगा आपसे कि भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, तो आप कह देना सर चयन की समस्या है। और चयन की समस्या क्यों है? तो भाई 2 कारणों से आती है चयन की समस्या। कौन कौन सी? सबसे पहला स्कैर्सिटी, और दूसरा संसाधनों के वैकल्पिक इस्तेमाल से। और डिटेल में पढ़ना है तो ऐप पे मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। लिखा हुआ है भाई आवश्यकताएं असीमित हैं, संसाधन क्या है? सीमित हैं, इसी कारण संसाधनों की कमी होती है और चयन की समस्या को जन्म दिया जाता है। बहुत सिंपल, बहुत आसान। यहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई अब हम 3 मुख्य समस्याएं, किसकी? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की 3 मुख्य समस्या। अब देखो, आप अपने आप से उठकर अब देश की तरफ बढ़ो। भाई बहुत सोच लिया अपने बारे में कि चॉकलेट खा लें सर, या क्या बोलते हैं वो खरीद लें, कवर खरीद लें, या फिर छोले भटूरे खा लें। अब थोड़ा देश की तरफ आगे बढ़ो। अब सोचो एक देश को क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं भाई? भाई सुरक्षा भी करनी है देश की, ठीक है, तो उसके लिए टैंक भी बनाने हैं, मिसाइल भी बनानी है, हाँ या ना? ट्रेन भी बनाने हैं, सड़कें भी बनानी है, स्कूल भी बनाने हैं, हॉस्पिटल भी बनाने हैं। हाँ, मतलब देश के पास संसाधन तो हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल कैसे करे कि भाई सारा पैसा टैंक बनाने में लगा दे, या सारा पैसा स्कूल बनाने में लगा दे, या सारा पैसा हॉस्पिटल बनाने में लगा दे, या लोगों के लिए खाना बनाने में सारा पैसा लगा दे। तो भाई ये तो चयन करना पड़ेगा। तो इसीलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के पास जो सबसे पहला चयन होता है वो क्या होता है? यानी सबसे पहला जो चॉइस होता है वो होता है क्या उत्पादित किया जाए। भाई पैसा आपके पास है, नहीं है तो लोन ले लो, हाँ या ना? IMF, वर्ल्ड बैंक, इतने सारे इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यहां से लोन मिल जाएगा। नहीं तो लोन लेने के लिए भाई अमेरिका से ले लो, किसी दूसरे देश से ले लो, पैसा तो आ जाएगा। लेकिन पैसा आएगा पर लिमिटेड ही आएगा। ध्यान रखना, पैसा आएगा
पर लिमिटेड ही आएगा। अब उस लिमिटेड पैसे में आपको चयन करना पड़ेगा क्या, या फिर आपके पास एक भाई क्या बोलते हैं जगह खाली, आप सोच रहे हो कि उसमें खेती कर लूं मैं, ठीक। अब आपको खेती करनी है तो आप सोच रहे हो कि क्या उगाऊं, भाई उसमें एक हॉस्पिटल बना दूं, उसमें एक होटल बना दूं, या उसमें गेहूं उगा लूं, या उसमें गन्ना उगा दूं, या अपने रहने के लिए घर बना दूं। यानी रिसोर्सेज हैं, सबसे पहला डिसीजन लेना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस। अच्छा, क्या उत्पादन किया जाए इसका डिसीजन तो ले रहे हैं, साथ साथ में मात्रा का भी डिसीजन लेंगे, यानी कि भाई क्वांटिटी का, कितना उत्पादन होगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एक नंबर में, और पूछा गया है, पूछा जाए नहीं पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा है, पूछा है कि भाई बताओ अर्थव्यवस्था की कौन सी केंद्रीय समस्या में मात्रा का चयन होता है, तो आप क्या कहोगे, अरे सर ये तो होता है हमारी पहली केंद्रीय समस्या में, और यहां से आपका एक और नंबर का क्वेश्चन सॉर्ट हो गया। हाँ या ना, बात सही है। चलिए अब दूसरी समस्या की तरफ बढ़ते हैं। भाई अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या की दूसरी समस्या क्या है, कैसे उत्पादन किया जाए, भाई हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है कि भाई टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि भाई लोगों से काम करवाना है या मशीनों से। भाई आपके पास एक छोटा सा खेत है, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं आपके पास एक खेत है। अब भाई उसमें आप लोगों से काम करवाना चाहते हो या फिर मशीनों से काम करवाना चाहते हो, तो यहां पर जो दूसरी समस्या है वहां पर हम विधि का चयन करते हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का चयन करते हैं, कि भाई कौन से टेक्निक से, कौन से विधि से क्या करना है, उत्पादन करना है। कि भाई श्रम प्रधान विधि होनी चाहिए, यानी खेतों में मजदूरों की संख्या अधिक होनी चाहिए, या फिर पूंजी प्रधान विधि होनी चाहिए जहां पर हम किसका इस्तेमाल करें, मशीनों का इस्तेमाल करें। अच्छा चलो एक और, जो पहला वाला समस्या थी भाई क्या उत्पादन किया जाए, तो एक छोटा सा खेत है, खेत क्या है, संसाधन है, रिसोर्स है। इसमें हम निर्णय ले रहे हैं कि भाई कॉर्न उगा लें, गन्ना उगा लें, या फिर इसके अंदर एक फैक्ट्री लगा लें, या फिर इसके अंदर हम क्या कर लें, एक घर बना लें। भाई अगर कॉर्न उगाया जाएगा और गन्ना उगाया जाएगा तो उपभोग की वस्तु बनेगी। उपभोग की वस्तु क्या होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जैसे टी शर्ट क्या है, उपभोग की वस्तु है। हम खाना खाते हैं, वो क्या है, उपभोग की वस्तु है। एक आपने बाइक खरीदी और उसको चलाया, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, वो क्या है, उपभोग की वस्तु है। ठीक है, वहीं पर निवेश की वस्तुएं भी होती हैं। कैसी, भाई मेरे पास पैसा था, मैंने एक मशीन बना दी, अब वो मशीन, या एक मशीन खरीद ली मैंने, ठीक है, अब वो मशीन से मैं प्रोडक्शन कर सकता हूं, और वो और बहुत सारे गुड्स बनाएगी जिनको बेचकर मैं क्या करूंगा, पैसा कमाऊंगा। भाई ये फैक्ट्री लगा दी मैंने, या एक होटल बना दिया यहां पर, जिससे कि फ्यूचर में मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो निवेश की वस्तुएं वो होती हैं, यानी एक तरीके से हम बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट गुड्स वो होती हैं जो क्या करती हैं, जो हमें फ्यूचर में क्या कमा कर देती हैं, पैसा कमा कर देती हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम चयन करते हैं तो यहां पर कैसे उत्पादन किया जाए इसका भी चयन होता है, श्रम प्रधान विधि या पूंजी प्रधान विधि, और उससे पहले क्या उत्पादन किया जाए इसकी बात करते हैं। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। भाई अमीरों के लिए उत्पादन करना है, गरीबों के लिए करना है, ठीक है, और किसके लिए कितना करना है, भाई अमीरों के लिए ज्यादा करना है, गरीबों के लिए ज्यादा करना है। ये सारे डिसीजन हम कहां लेते हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए में, यहां पर हम ये डिसीजन लेते हैं। आसान तरीका क्या है याद करने का, क्या, कैसे और किसके लिए क्या उत्पादित किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। यहां पर इसको हमने पढ़ ही लिया है कि भाई निर्णय लेना है, कि मात्रा का निर्णय लेना है, कि भाई अगर कॉर्न उगाना है तो कितना उगाऊं, गन्ना उगाना है तो कितना उगाऊं, अगर घर बनाना है तो कितने रिसोर्स में घर बना दूं और बाकी में कोई दूसरी वस्तु बना दूं। तो इसलिए यहां पर भी ये निर्णय लिया जा रहा है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, साथ साथ में विधियों का ध्यान रखना है कि भाई श्रम प्रधान विधि से प्रोडक्शन करेंगे या फिर पूंजी प्रधान विधि से करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात का भी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच के कुछ टॉपर्स के नाम को भी देख लेते हैं। भाई आपको बार बार इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आपको समझ आए कि भाई जो हमारा गोल है कि पानी से भी सस्ती शिक्षा होनी चाहिए, या फिर जब हम चाहते हैं कि भाई हर घर शिक्षा हर घर अरिविहान, तो वहां पर ये हमने साकार करके, जो हमारा सपना था इसको अभी भी हमने साकार करके दिखाया। कहां पर, यूपी बोर्ड के अंदर। तो चाहे बात हो सुरभि यादव की, चाहे बात हो नंदिनी गुप्ता की, चाहे हम बात करें अंशिका वर्मा की, ऐसे ही और भी बहुत सारे टॉपर्स, चाहे खुशी मौर्य की बात कर लें, चाहे सिमरन मौर्य की बात करें, चाहे चमन की बात कर लें, तो यहां पर सभी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है और अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, इसी के साथ साथ अपने स्कूल में इन्होंने टॉप भी किया है। तो जैसा कि आप सभी को पता है बेटा,
कि मात्र 51 रुपए में, यानी कि पानी से भी सस्ती हम लोग क्या दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। यानी 51 रुपए में टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच मिल रही है, जहां पर हम लोग 51 रुपए में साल भर आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं, वो भी 31 अक्टूबर तक आपके सिलेबस को कंप्लीट करवाने वाले हैं, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए समय बचे। तो यहां पर हम क्या क्या लेकर आए हैं, देखो भाई, पूरे साल लाइव क्लास रहेगी, टॉपर्स के नोट और पीडीएफ मिलेंगे, आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप लाइव क्लास लेंगे उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसके साथ साथ उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएंगे। इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होगी, कोई भी समस्या है भाई क्लास के दौरान आप तुरंत पूछ सकते हैं हमारे इंस्टेंट गुरुजी से, ठीक है। इसी के साथ साथ टॉपर्स का गाइडेंस भी मिलेगा, जो भी हमारे टॉपर्स रहे हैं वो आपको गाइड करेंगे किस तरीके से अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो आपकी तैयारी में आपको मदद करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक। तो हमारा अगला टॉपिक है भाई आर्थिक क्रियाओं का संगठन। अब ये आर्थिक क्रियाओं का संगठन क्या है भाई, मैंने बताया था 4 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण। तो ये जो चारों हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं, इन पर कंट्रोल कौन करता है, यानी इस पर एक तरीके से नियंत्रण किसका है, इसके आधार पर हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इन्हीं 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को हम आर्थिक क्रियाओं के संगठन में देखेंगे कि भाई इनको कैसे एक साथ लाया जाता है। तो लाने का तरीका क्या है कि भाई क्या सरकार इन पर कंट्रोल कर रही है, या फिर बाजार कंट्रोल कर रहा है इन पर, या फिर दोनों मिलकर इस पर क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी के आधार पर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें से जो सबसे पहली अर्थव्यवस्था है हमारी वो कौन सी है, वो है हमारी बेटा जिसको हम कहते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये जो अर्थव्यवस्था है इसके अंदर उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, इन सभी चीजों पर किसका कंट्रोल होता है, सरकार का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की, तो यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें सभी आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा केंद्रीय रूप से लिए जाते हैं, यानी सेंट्रली लिया जाता है, और इसी के साथ साथ बाजार की कोई भूमिका नहीं होती, यानी कि यहां पर जो बाजार है, जो मार्केट है, उसका कोई रोल नहीं होता। यहां पर क्या उत्पादन होगा ये निर्णय गवर्नमेंट लेती है, कितनी कीमत होगी ये निर्णय भी सरकार लेती है, किसके लिए उत्पादन होगा ये निर्णय भी सरकार लेगी। इसी के साथ साथ उपभोग लोग क्या करेंगे ये भी निर्णय सरकार लेगी। वितरण कितना होगा किसके पास, क्या समान वितरण होगा या असमान वितरण होगा, या किसके पास कितनी चीजें जाएंगी, इसका निर्णय भी सरकार ही लेती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसको हम केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, निर्णय कौन लेता है, सरकार लेती है। जैसे कि भाई आप क्या किए, आपको भूख लगी थी बहुत जोर से और स्कूल से घर पहुंचे, तो जब घर पहुंचे तो तुम्हें पता चला कि घर में मम्मी ने क्या बनाया है भाई, या तो करेला बनाया है और रोटी बनाई है। अब बहुत सारे बच्चे होंगे जो कहेंगे अरे सर हमें तो करेला पसंद है, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे नहीं पसंद है। तो हो सकता है जब आप घर पहुंचो तो आपको करेला और रोटी खाने को मिले, और कुछ बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पसंद नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसी का उपभोग करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहां पर उत्पादन का निर्णय किसने लिया, आपकी माता जी ने। और यह निर्णय कैसा है, केंद्रीय निर्णय है। किस रूप से लिया, केंद्रीय रूप से लिया। क्या आपसे पूछा, नहीं, अपनी मर्जी से उन्हें जो उत्पादन करना था, उन्हें जो लगा कि आपके लिए सही होगा वही उन्होंने उत्पादन किया। किसके लिए, आपके लिए, है या नहीं। या हो सकता है आपके पिताजी ने बोला हो उनसे करने के लिए। तो भाई केंद्रीय रूप से एक तरीके से सरकार कौन हो गया, सरकार हो गया आपके पिताजी। और या अगर मैं बात करूं तो या तो सरकार निर्णय लेगी, या सरकार एक ऐसी एक तरीके से एक संगठन को अपॉइंट करेगी, ठीक है, जिसको सरकार पावर देती है निर्णय लेने के लिए। तो भाई मान लेते हैं माताजी वो पावर है, माताजी के पास वो पावर है निर्णय लेने का, तो उन्होंने ले लिया। तो क्या यहां पर आपकी स्वतंत्रता है, बिल्कुल नहीं। आप फ्री हैं, नहीं है। क्या आपसे पूछा गया कि क्या उत्पादन किया जाए, नहीं। किसने निर्णय ले लिया, सरकार ने। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो जब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, भाई सरकार तय करती है क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन होगा। अभी भी बताया था मैंने, किसके पास कितना पहुंचेगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, ठीक है, ये सभी निर्णय कौन लेगा, सरकार लेती है। दूसरा, उत्पादन के साधन, जमीन, कारखाने, मशीन सरकार के नियंत्रण में होते हैं। जितने भी उत्पादन के साधन हैं भाई, उत्पादन के साधन क्या होते हैं, जिनकी मदद से उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो चाहे जमीन हो गई, चाहे कारखाने हो गए, चाहे मशीन हो गए, इस पर किसका नियंत्रण होगा, इस पर नियंत्रण होगा गवर्नमेंट का, सरकार का। और जब बात करते हैं कीमतें और मजदूरी की, तो ये भी कौन निर्धारित करेगा, सरकार ही निर्धारित करेगी। तो भाई तुम्हें पॉकेट मनी कितनी मिलनी है, ये कौन निर्णय लेगा, तुम्हारे पिताजी।
तुम्हारे पास पैसा तुम्हारी जेब में कितना जाएगा, ये कौन निर्णय लेगा? तुम्हारे पिताजी लेंगे। भाई अगर महीने में वो 500 रुपए देते हैं तुम्हारी जेब खर्च के लिए तुम्हारी मर्जी से, या हो सकता है किसी किसी के पिताजी सिर्फ 100 रुपए देते हैं, तो वो 100 रुपए ही तुम्हारे पास आएंगे, उससे ज्यादा पैसा तुम्हें नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना। और साथ साथ में उपभोक्ता आजाद नहीं होता। क्यों नहीं होता उपभोक्ता आजाद? भाई मैं बता चुका हूं तुम्हें, क्योंकि भाई यहां पर उत्पादन का निर्णय कैसे लिया जा रहा है? केंद्रीय तौर पर लिया जा रहा है। तो आपको वही उपभोग करना होगा, वही कंज्यूम करना होगा, वही कपड़े पहन सकते हो जो आपकी मम्मी ने आपको दिलाए हो, वही खाना खा सकते हो जो मम्मी ने बनाकर रखा हो, हाँ या ना? वहीं जा सकते हो जहां पर जाने की परमिशन आपके पिताजी ने दी है। बात सही है या नहीं है? तो इसलिए ऐसी अर्थव्यवस्था में जो उपभोक्ता है वो क्या होता है? आजाद नहीं होता। बात ध्यान रखना इसकी। और ये जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था है, अगर एक बार इसकी मैं बात करूं, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इसमें बेटा इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है क्या? नॉर्थ कोरिया, उत्तरी कोरिया, क्योंकि वहां पर भी सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? सरकार करती है। अगर मैं बात करूं 1991 से पहले, इसके कुछ और उदाहरण हमें देखने को मिल सकते थे, जैसे यूएसएसआर मिल सकता था, सोवियत संघ जिसको हम बोलते थे पहले, जो यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें 15 देश थे, इसमें रशिया था, यूक्रेन था, बेलारूस था, ठीक है, इस्टोनिया था, ऐसे करके और भी बहुत सारे देश थे, ठीक। इसके बाद अगर बात करें चाइना, एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण था। चाइना जब आजाद हुआ उसके बाद, चाइना में जब रिवॉल्यूशन हुआ वो वहां पर पॉलिटिकल पार्टी का, उसके बाद चाइना ने भी कैसी पॉलिसी अपनाई थी? भाई केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का जो एक तरीके से जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी उसको अपनाया था। लेकिन 1978 के बाद उन्होंने भी अपने यहां पर पॉलिसी चेंजेस किए, चाहे डेंग जियोपिंग के आने के बाद, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे वहां पर जो रिफॉर्मर्स थे वो आए और उन्होंने वहां पर चीजों को चेंज किया। तो आपको ध्यान रखना है, यूएसएसआर और चाइना भी इसके उदाहरण होते लेकिन पुराने समय में, ठीक है। और आज के समय में कौन उदाहरण है? भाई नॉर्थ कोरिया, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं हमारी अगली अर्थव्यवस्था की, और ये कौन है? ये है हमारी बाजार अर्थव्यवस्था, यानी कि मार्केट इकोनॉमी। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है? भाई बाजार अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहां पर उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय के लिए जो निर्णय होता है, इसका जो निर्णय होता है वो हम फ्रीली लेते हैं, बिल्कुल फ्री होकर लेते हैं। यानी कि यहां पर सरकार नियंत्रण नहीं करती, बल्कि यहां पर आप जो चाहते हैं उसके आधार पर उत्पादन होता है। तो जब आपकी मांग के आधार पर उत्पादन होगा, भाई मैं चाहता हूं समोसे खाना, तो बाजार में जब जाकर देखते हो तो समोसे ही समोसे मिलते हैं आपको। बहुत सारे लोग हो सकता है क्या बोलते हैं, कुछ और खाना चाहते हो, छोले भटूरे खाते हो या गोलगप्पे खाते हो या कुछ और खाते हो, तो उससे क्या देखने को मिलता है? उससे देखने को यह मिलता है कि भाई क्या होता है कि जब लोग जो मांग करते हैं वही आपको बाजार में दिखेगा उत्पादन के तौर पे, ठीक है। तो जब आप बाजार में जाओगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो निर्णय होता है उत्पादन का, उपभोग का, वितरण का, विनिमय का, वो किसके आधार पर लिया जाता है? मांग के आधार पर, ठीक है। और मांग के आधार पर ही पूर्ति होती है। तो यहां पर जो बाजार की शक्तियां हैं जिनको हम बोलते हैं मांग और पूर्ति, इसी के आधार पर निर्णय होता है। तो अगर मैं बात करूं बाजार अर्थव्यवस्था की, तो यहां पर यह वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक निर्णय बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। किसके द्वारा? बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा लिए जाते हैं। सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है या बिल्कुल भी नहीं होता। विशेषताएं क्या है? उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व में होते हैं। भाई हर कोई उत्पादन के लिए क्या होता है? अपना मालिक होता है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर सकते हैं। कीमतें मांग और आपूर्ति से तय होती हैं। कीमतें किसके आधार पर तय होती हैं? मांग और पूर्ति के आधार पर। इसी के साथ साथ उपभोक्ता स्वतंत्र होता है। कंज्यूमर इज द किंग। क्यों भाई किंग? तो बाजार में जेब में पैसा डालकर निकले और आपकी जेब में पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी। क्या कर सकते हो भाई? 10 रुपए खर्च किया, चाय पी लिया, 20 रुपए खर्च किया, कुछ खा लिया, 30 रुपए खर्च किया, कुछ और खा लिया, 50 रुपए खर्च किया तो भाई छोले भटूरे खा लिए। यानी कि आपकी जेब में पैसा है, आपने खर्च किया, जो मर्जी किया वो आपने खा लिया, तो भाई आप राजा ही हुए ना, अपनी मर्जी से कुछ भी खा पी सकते हो। इसी के साथ साथ लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो ऐसी अर्थव्यवस्था होती है बाजार अर्थव्यवस्था, यहां पर जो उत्पादक होता है या फिर ऐसी अर्थव्यवस्था में सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अमेरिका। या फिर अगर बात करें यूरोप के देश, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो देश हैं जहां पर
क्या होता है भाई, सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जहां पर सभी लोग स्वतंत्र रूप से उत्पादन कर पा रहे हैं। ऐसे ही जो देश हैं वो किसको फॉलो करते हैं, बाजार अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। बात समझ आ गई क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होती है। बिल्कुल होती है। अब ये क्या होती है, इमेजिन करो कि भाई तुम किस देश में रहते हो, कहां पर रहते हो, भारत में रहते हो। तो जब मैंने बात करी केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की, तो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या थी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आपके फायदे के लिए प्रोडक्शन हो रहा है, आपके कल्याण के लिए। तो वहां पर आपकी मर्जी से उत्पादन नहीं होगा, वहां पर सरकार निर्णय ले रही है उत्पादन का। बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ के लिए उत्पादन हो रहा है, तो वहां पर आप स्वतंत्र तो हैं, लेकिन वहां पर उनको लाभ मिल रहा है। वहां पर एक नुकसान है। अगर मैं बात करूं इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की, तो यहां पर नुकसान क्या है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में, कि भाई उपभोक्ता स्वतंत्र नहीं होता, आजाद नहीं होता। साथ साथ में यहां पर फायदा क्या है कि भाई समाज कल्याण के लिए उत्पादन होता है, तो अमीर गरीब के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कम होता है। लेकिन इसका एक नुकसान और भी है, और वो नुकसान क्या है, वो नुकसान ये है बेटा कि ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत ज्यादा हमें क्या देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कि एक तरीके से यहां पर जो सरकार होती है वो बहुत ज्यादा करप्शन करने लगती हैं, बहुत ज्यादा एक तरीके से जमाखोरी करने लगती हैं, कुछ लोग करप्ट हो जाते हैं। तो ये सारी कमियां जो हैं वो ऐसी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं। लेकिन यहां पर और यहां पर जो केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, वहां पर जो देश का विकास होता है बहुत धीमा होता है। लेकिन बाजार अर्थव्यवस्था में देश का विकास तेज होता है। क्यों? क्योंकि मुनाफे के लिए उत्पादन कर रहे होते हैं, मुनाफे के लिए उपभोग होता है। चलिए अब हम बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो भाई भारत कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और यहां से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है, और यह पूछा गया है, आपसे पूछा जा भी सकता है। ठीक है, क्या पूछा जा सकता है कि भाई बताओ आज के समय में, आज के पूरी आज के विश्व में जो आज का मॉडर्न टाइम है, वहां पर ज्यादातर अर्थव्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं? तो आप कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो ये जो अर्थव्यवस्था है बेटा, ये दोनों दो प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं, चाहे वह बाजार अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे वह हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था हो गई, चाहे वो बेटा हमारी हो गई केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, इन दोनों का मिक्स है। यानी कि दोनों की कमियों को हटाकर उन दोनों की अच्छाइयों को अपना लिया गया, ताकि एक बेहतर अर्थव्यवस्था बनाई जा सके। और इसको हमने अपनाया भारत में 1947 में। बस एक कंटेक्स्ट के लिए बता रहा हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह है जो दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं का संयोजन होती है। केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था सरकार का नियंत्रण, बाजार अर्थव्यवस्था लोगों की स्वतंत्रता। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? सरकारी क्षेत्र, रक्षा, रेलवे, शिक्षा, स्वास्थ्य। और अगर निजी की बात करें, उद्योग, व्यापार और सेवाएं, दोनों मिलकर देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। तो कुछ चीजें सरकार हैंडल करती है और कुछ चीजें कौन हैंडल करता है भाई? प्राइवेट सेक्टर हैंडल करते हैं। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण कौन है? भारत है, इंडिया। अच्छा, यहां पर कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सरकार उत्पादन करती है समाज कल्याण के लिए, ठीक है। जैसे अभी कोविड के टाइम पर सरकार ने मुफ्त के राशन बांटा, तो क्या हुआ कोविड के टाइम पे? वहीं पर जब आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो कोविड के टाइम पर फ्री में इलाज कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल लाभ के लिए पैसा वसूल कर रहे थे। तो यहां पर दोनों प्रकार के जो क्षेत्र हैं, सरकारी भी हैं और निजी क्षेत्र भी हैं। तो निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करते हैं, और जो सरकारी क्षेत्र है वो किसके लिए काम करते हैं? समाज कल्याण के लिए। तो यहां पर सरकारी क्षेत्र क्या हो गया? इंडियन रेलवे, एसबीआई बैंक, बीएसएनएल। निजी क्षेत्र हो गया टाटा, रिलायंस, इन्फोसिस, जियो। ये सब क्या है? ये सब बेटा हमारे कैसे क्षेत्र हैं? निजी क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उत्पादन संभावना वक्र की बात कर लेते हैं कि भाई उत्पादन संभावना वक्र है क्या। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको अगर शॉर्ट में बोलें तो पीपीसी बोलते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं पीपीएफ। और अगर हिंदी में बोलूं तो इसको बोलते हैं उत्पादन संभावना सीमा। क्या बोलते हैं? उत्पादन संभावना सीमा, या फिर सीमांत उत्पादन संभावना भी हम कह सकते हैं। अब ये उत्पादन संभावना है क्या, इसको जान लेते हैं। तो मान लेते हैं भाई एक देश है, और शुरू में हमने पढ़ा था भाई एक देश की मुख्य केंद्रीय समस्या क्या है, बताया था ना भाई, क्या है? चयन की समस्या है। यानी चयन करना पड़ता है क्योंकि संसाधन कम है। अब भाई संसाधन कम है, तुम बाजार में पहुंचे, तुम्हारी जेब में पैसा कम है, तुम खरीदना तो बहुत सारी चीजें चाहते हो लेकिन खरीद नहीं सकते। और क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि भाई पैसा ही नहीं है, जेब में तो पैसा है ही नहीं। और जब पैसा नहीं है तो क्या नहीं कर सकते भाई? खरीद ही नहीं सकते। तो अब क्या करें? अब चयन करना पड़ेगा, हाँ या ना, कि क्या खरीदना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से जब हम बात करते हैं किसकी? एक देश की, तो भारत जैसे देश को भाई अपने आप को सुरक्षित करना है, तो डिफेंस से संबंधित वस्तुएं भी बनानी है,
फिर लोगों के खाने और पहनने से संबंधित वस्तुएं बनानी, यानी उपभोग की वस्तुएं बनानी है, सड़कें भी बनानी है, हॉस्पिटल्स भी बनाने हैं, स्कूल भी बनाने हैं, कॉलेजेस भी बनाने हैं, यानी कि बहुत सारी चीजें उत्पादन करनी है। तो ये जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये इसमें जनरली हम एक मानकर चलते हैं कि दो वस्तुओं का उत्पादन, ध्यान रखना ऐसा नहीं है कि हम यहां पर कोई ऐसा कंसेप्ट ले रहे हैं कि कोई एक देश दो ही वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, दो से ज्यादा करता है, लेकिन इस कंसेप्ट के अंदर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज उस देश के पास हैं, वो हमें पहले से पता है कि किसी के पास कितना पैसा है उत्पादन करने के लिए, कितनी जमीन है, कितना श्रमिक है, यानी ये सारी चीजें हमें पहले से पता है कि उसके पास संसाधन क्या है उन दो वस्तुओं को उत्पादन करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की, तो उत्पादन संभावना वक्र हमें ये दर्शाता है एक ग्राफिकली, यानी एक ग्राफ पर हम इसको देखेंगे तो हम ये दिखाता है कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो श्रम हो गई, चाहे वो भूमि हो गई, चाहे वो पूंजी हो गई, ठीक है, इनकी चाहे वो तकनीक हो गई, इनकी मदद से हम उन दो वस्तुओं के कितने संभव, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को क्या कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सोचो, सोच लो तुम्हारी जेब में 100 रुपए है। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें भेजा, बोला भाई दो गुड्स लेकर आनी है, ए और बी, एक है नमकीन और दूसरा है बिस्किट, हाँ या ना? तुम्हें पता है भाई नमकीन भी 10 रुपए की आती है और बिस्किट भी 10 रुपए का आता है, हाँ या ना? तुमने कहा कि अच्छा सर एक काम करते हैं, मैं पूरा पूरा बिस्किट खरीदूंगा, तो 10 पैकेट बिस्किट खरीद लिया, 100 रुपए का आ गया, और नमकीन कितना खरीदा? 0 खरीदा। फिर तुमने मुझसे कहा कि सर नहीं एक काम करते हैं, एक पैकेट नमकीन खरीद लेता हूं, 9 पैकेट बिस्किट खरीद लेता हूं। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, चलो ये भी हो सकता है, क्योंकि 100 रुपए के अंदर ही खरीद रहे हो। अच्छा इसके बाद तुमने कहा सर 2 पैकेट नमकीन खरीद लेते हैं और 8 पैकेट बिस्किट। मैंने बोला ठीक है। इसी तरीके से तुम बोलते चले गए और मैं लिखता चला गया कि हाँ ठीक है भाई, बातों पर एग्री। और तुमने बोला कि सर चलो एक काम करते हैं, 10 पैकेट नमकीन खरीद लेते हैं और 0 पैकेट बिस्किट खरीद लेते हैं। अब ये है क्या? ये आपके खरीदने की संभावना है कि आपके जेब में कुछ रिसोर्स था, संसाधन था, 100 रुपए, इसमें आपने क्या क्या चीजें खरीद सकते हो, ये इसके कॉम्बिनेशन है, ये इसके संयोजन है, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र की, तो उत्पादन संभावना वक्र क्या दिखाता है? उत्पादन संभावना वक्र ये दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने सीमित संसाधनों के साथ, लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ जब उत्पादन करोगे तो कितना उत्पादन कर पाओगे, उसके कॉम्बिनेशंस, उसके संयोजनों को दिखाएगा, ठीक है। किसको दिखाएगा? उसके कॉम्बिनेशंस को। और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को जब हम ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे तो उसको कह देंगे उत्पादन संभावना वक्र, और जब उस कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो उसे कहेंगे उत्पादन संभावना। बात समझ आई क्या? बहुत अच्छे। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसी ग्राफिकल रेखा है जो किसी अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों, ध्यान रखना पहले से पता है कितने संसाधन है, जैसे जमीन, श्रम, पूंजी और तकनीक का पूर्ण एवं कुशल उपयोग। ध्यान रखना हमेशा जो इस्तेमाल होगा पूर्ण और कुशल होगा। क्यों होगा मैं आगे बताऊंगा। पूर्ण और कुशल उपयोग करते हुए दो वस्तुओं का अधिकतम उत्पादन संयोजनों को दर्शाता है कि भाई मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अधिकतम, भाई जेब में 100 रुपए थे तो 10 ही पैकेट बिस्किट खरीद पाए ना, तो वो अधिकतम है। 1 और 9 ही खरीद पा रहे थे, अधिकतम है। 2 और 8 खरीद पा रहे थे, अधिकतम है। अगर 1 और 8 खरीदते तो अधिकतम नहीं हुआ। लेकिन यहां पर किसकी बात कर रहा है? यहां पर बात कर रहा है अधिकतम संयोजनों की, कि भाई आपके पास जो भी संसाधन है उसमें से आप कुछ बचाओ मत, सबको खर्च कर दो। और सबको खर्च करने पर, यानी सबको इस्तेमाल करने पर जो उत्पादन आए वही क्या है? अधिकतम उत्पाद है, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। चलिए, क्योंकि किसी भी अर्थव्यवस्था के संसाधन सीमित होते हैं, इसलिए एक साथ सभी वस्तुओं का उत्पादन करना संभव नहीं है। यदि हम एक वस्तु का अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो दूसरी वस्तु का उत्पादन कम करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन एक वस्तु से हटाकर दूसरी वस्तु में लगाने पड़ते हैं, ठीक है। और यही चुनाव की समस्या है, और पीपीसी इसी को ग्राफ पर दिखाता है। जब मैंने बात करी थी किसकी भाई, ए और बी ऑप्शन की, तो भाई 0 और 10 था, उसके बाद 1 और 9 हो गया। तो क्या यहां पर हमें घटाना पड़ा या नहीं घटाना पड़ा? 10 रुपए यहां से उठाकर मुझे इसमें डालने पड़े तभी तो एक, और जब मैं 8 खरीदा यहां पर, इसको मैंने बढ़ाया 2 पर, तो फिर मुझे 10 रुपए यहां से उठाकर यहां रख लगाने पड़े। क्यों? क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ही पैसा था भाई, 100 ही रुपए हैं जेब में मेरे, हाँ या ना? तुम्हारी जेब में भी 100 ही रुपए हैं, और क्या पता ना भी हो, 10 रुपए हो, तो उसके साथ टॉफी के साथ इमेजिन कर लो कि हाँ सर ठीक है, टॉफी के साथ हम इमेजिन कर लेंगे। बात समझ आई क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन संभावना सेट क्या होता है? तो भाई उत्पादन की संभावनाएं हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। इन अलग अलग संभावनाओं को
इन अलग अलग संभावनाओं को जब मैं एक तालिका में प्रस्तुत करूंगा, जब मैं एक टेबल में रख दूंगा, तो इसी को क्या कहूंगा? उत्पादन संभावना सेट कहूंगा। तो फटाफट लिख लो, क्या लिखोगे या फिर मेरे साथ दोहरा लो कि भाई जब मैं उत्पादन की सभी संभावनाओं को एक तालिका में लिखता हूं, एक तालिका के माध्यम से प्रस्तुत करता हूं, तो उसी को क्या कहता हूं? उसी को कहता हूं उत्पादन संभावना सेट। वाह भाई वाह, बिल्कुल सही, मजा आ गया। तो चलो देख लेते हैं। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम उत्पादन कर रहे हैं दो वस्तुओं का, एक गेहूं और एक कपड़ा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? मान लेते हैं एक अर्थव्यवस्था है, एक अर्थव्यवस्था ने उत्पादन करना चाहती है गेहूं और कपड़ा। तो मान लेते हैं भाई उसके पास जो भी संसाधन थे, उसने पहला कॉम्बिनेशन देखा, भाई सारे संसाधन लगा दिए, तो उसे पता चला कि भाई गेहूं 0 का उत्पादन होगा और कपड़े का उत्पादन होगा 15 यूनिट, 15 लाख मीटर। दूसरे संभावना में भाई 1 लाख टन उत्पादन होगा गेहूं का और 14 लाख मीटर कपड़े का। फिर जैसे जैसे यहां पर उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, वैसे वैसे यहां पर हमें प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहां से रिसोर्सेज उठाकर कहां लगा दिए? यहां पर। अभी हम उसी की बात कर रहे थे ना। तो यही क्या है? यही अलग अलग संभावनाएं हैं हमारे लिमिटेड संसाधनों के साथ। और ध्यान रखना, इन सभी संभावनाओं में मैंने जो भी संसाधन थे मेरे, उन सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है। ध्यान रखिएगा, जो भी संसाधन थे मेरे, उन सभी संसाधनों का मैंने पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया है। हो सकता था कि भाई मैं यहां पर एक ही प्रोड्यूस करता और यहां पर 12 ही प्रोडक्शन करता, लेकिन तब मेरे पास कुछ संसाधन बच जाते जो कि हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, प्रोडक्शन की संभावना नहीं दिखाते, बल्कि वो तो मैं प्रोड्यूस ही कर सकता हूं, ठीक, अधिकतम संभावना नहीं दिखाते। इसीलिए जब मैं बात करता हूं पीपीसी की, तो यहां पर देखो क्या है बेटा, ये देखिए, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लेते हैं बेटा नीचे की तरफ हम रख लेते हैं गेहूं, तो यहां पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और बेटा यहां पर ये हो गया 5। इधर 3 3 का गैप ले लेते हैं, 3 हो गया, 6, 9, 12 और 15। तो जब मैंने क्या देखा भाई, 0 प्रोडक्शन हो रहा है गेहूं का, तो कपड़े का प्रोडक्शन 15 हो रहा था, हाँ या ना? देख लो। फिर 1 और 14 हो रहा है, भाई मैंने क्या किया, 1 और यहां पर कितना हो रहा है, 14 हो रहा है बेटा, ठीक। फिर 2 और कितना हो रहा है, जब हमने 2 का देखा तो भाई 2 और 12 हो रहा है। बात सही है या नहीं है? देखो फिर इसके बाद देख रहे हैं 3 और 9, ठीक, 3 यूनिट पर कितना हो रहा है भाई, 9 हो रहा है। फिर 4 पर कितना हो रहा है, 4 पर 5 हो रहा है और 5 पर 0 हो रहा है। यानी कि अगर मैं इसे बनाता हूं तो कुछ इस तरीके से बनता हुआ नजर आता है, और यही ग्राफ है ये सेम, ठीक। तो जब मैं बात करता हूं इस ग्राफ की, तो इस ग्राफ पर, इस वक्र पर, ये उत्पादन संभावना वक्र पर आने वाले जो भी बिंदु हैं, ये क्या दिखाते हैं? पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाते हैं संसाधनों का कुशल उपयोग। क्या कह रहे थे भाई? क्या देखो यहां पर, पूर्ण एवं कुशल उपयोग। तो क्या दिखा रहे हैं? संसाधनों का जो भी बिंदु यहां पर आ रहे हैं, इस वक्र पर आएंगे, वो दिखाएंगे पूर्ण एवं कुशल उपयोग। ध्यान रखिएगा बेटा, बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं संदर्भ वाले बिंदु की, तो यहां पर क्या हुआ, उत्पादन तो यहां भी कर सकता हूं, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास एक बाइक है, ठीक, इस वाले वक्र को समझो, इस वाले को मिटा देता हूं ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बचे और मैं तुम्हें समझा पाऊं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सोचो, मान लेते हैं मेरे पास एक बाइक है, उसका एवरेज है 40 किलोमीटर, वैसे तो मेरी वाली का सिर्फ 30 है, ठीक है। मान लेते हैं कितना है, 40 किलोमीटर एवरेज दे रहा है। हमारे पास दो रास्ते थे, रास्ता ए और रास्ता बी। अब मैं चाहता था कि भाई मैं दोनों रास्तों को कवर कर लूं, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है? पहली पॉसिबिलिटी है कि भाई यहां पर 0 किलोमीटर जाऊं लेकिन 40 किलोमीटर इस रास्ते को कवर कर लूं। दूसरी पॉसिबिलिटी है भाई यहां पर 10 चला जाऊं, यहां पर 30 किलोमीटर चला जाऊं। अब हो सकता है यहां पर 1 और 39 भी जा सकता हूं। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई यहां 20 चला जाऊं, यहां 20 चला जाऊं। चौथी पॉसिबिलिटी है यहां 30, यहां 10, और पांचवी पॉसिबिलिटी है यहां 40, यहां 0। क्या ये पॉसिबिलिटीज है? अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें एक तरफ तो मैं 0 गया लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ 20 किलोमीटर गया, तो क्या मैंने अपना आधा लीटर पेट्रोल बचा लिया या नहीं बचाया? बिल्कुल बचाया। यानी कि मैंने संसाधनों का पूर्ण उपयोग किया ही नहीं। तो जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं बेटा इस बिंदु की जो प्राप्य बिंदु है, तो यहां पर संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं होता। यहां पर संसाधनों का कैसा उपयोग हुआ है? अकुशल उपयोग हुआ है। कैसा उपयोग हुआ है?
अकुशल। और वहीं पर जब हम बात करें अप्राप्य बिंदु की, तो इसको प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। मेरी बाइक में पेट्रोल 40 किलोमीटर तक का ही है और मैं तुमसे कह रहा हूं भाई 60 किलोमीटर चले आओ। अब ये मत कहना सर धक्का लगाते हुए घसीट के ले आएंगे, नहीं बेटा, घसीट के नहीं आना, आना पेट्रोल से ही है। तो क्या होगा, क्या 60 किलोमीटर पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं पहुंच पाओगे। यानी कि भाई यहां तक पहुंचना क्या है, पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल होगा? जब हो सकता है आपके पास कुछ संसाधन हो, हाँ या ना, कुछ रिसोर्स हो। चलिए अब हम बात करते हैं भाई प्राप्य बिंदु और अप्राप्य। सीमांत उत्पादन संभावना क्या है? तो भाई ये जो लाइन है ये क्या दिखाती है? ये उत्पादन की सीमा को ही तो दर्शाती है कि भाई इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसीलिए इसका नाम भी क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना या फिर उत्पादन संभावना सीमा भी है। ध्यान रखना, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अवसर लागत को समझते हैं। अवसर लागत समझने से पहले आपको ध्यान रखना है बेटा, जब हम बात करते हैं इस वक्र की, तो ये वक्र क्या है? इसका ढाल नीचे की तरफ होता है, ठीक है, और इसकी कुछ और विशेषताएं हैं। तो भाई अगर विशेषताएं भी पढ़नी है तो एक बार ऐप पर आओ, उन्नति बैच के अंदर, हमारी जो टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच है उसके अंदर इसको और भी डिटेल में हमने पढ़ा रखा है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो जब आप वहां पर आएंगे तो ऐसे जो भी चीजें हैं वो हमने बिल्कुल ही डिटेल में वहां पर पढ़ाई हुई हैं। और अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, तो बेटा ये जो पीडीएफ है वो हमारी ऐप के, जो हमारा, जब हम आप हमारा ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर एक यूट्यूब पीडीएफ के एक बटन दिखेगा जिस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। तो ऐप पर आपको ये जो लेक्चर है इसकी पीडीएफ वहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं अवसर लागत की। तो भाई अवसर लागत क्या है? किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले में किसी अन्य वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, उसे अन्य वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं, और इसका दूसरा नाम आर्थिक लागत भी है। तो भाई क्या इसको ऐसे ही समझाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उदाहरण देते हैं, सुनो, उदाहरण देते हैं। मान लेते हैं बेटा हमने क्या किया, देखो यहां पर मेरे पास ऑप्शन था कि मेरे पास कुछ संसाधन थे, ठीक, उन संसाधनों के इस्तेमाल से या तो मैं कपड़ा उगा सकता था, कपड़ा बना सकता था, या फिर गेहूं उगा सकता था, हाँ या ना। तो जब मैंने गेहूं को छोड़कर किसको बनाना पसंद किया? कपड़े को। तो यहां पर देखो उदाहरण के तौर पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर मैंने क्या किया? यहां पर मैंने कपड़ा बनाना ज्यादा बेहतर समझा, किसके बजाय? गेहूं के बजाय। तो क्या हुआ? तो भाई मैंने गेहूं को त्याग दिया। यही जो कपड़ा बनाने की लागत क्या है? गेहूं की जो त्यागा हमने, जितना गेहूं को त्यागा वही क्या है? वही इसकी अवसर लागत है। एक और उदाहरण देता हूं और उसको समझो और उसके बाद फिर हम बात करेंगे। मान लेते हैं बेटा आपके पास एक छोटा सा खेत है, उस खेत में आपके सामने 3 ऑप्शन है। एक है बेटा वीट, दूसरा है राइस और तीसरा है बेटा शुगर केन, यानी गन्ना। अब आपके पास 3 ऑप्शन थे उगाने के लिए। तो अगर आप एक खेत में वीट उगाते यानी गेहूं उगाते तो भाई आपको कितने रुपए मिलते? 10,000 रुपए मिलते उस गेहूं को बेचकर। राइस उगाते तो भाई कितने मिलते? 15,000 मिलते। और अगर आप वहां पर गन्ना उगाओ तो आपको कितने मिल रहे हैं? 25,000 मिल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करो, इसमें से आप क्या चुनोगे? तो हर बच्चा या हर एक समझदार आदमी किसको चुनेगा? गन्ने को। क्यों? क्योंकि उसको गन्ने को खेत में उगाने की वजह से उसकी जो एक तरीके से आय है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो जब गन्ना उगाने की वजह से आय बढ़ रही है तो भाई आप क्या करोगे? गन्ना ही उगाओगे। तो गन्ने से पहले सबसे बेहतर विकल्प कौन सा था? राइस था, क्योंकि यहां से आपको 15,000 मिल रहे थे। तो आपने पहले वीट सोचा होगा उगाने के लिए, तो वीट को छोड़कर आपने क्या सोचा? अच्छा चलो राइस उगा लेते हैं क्योंकि उसमें 15,000 मिल रहे हैं। फिर आपने जब राइस को छोड़ा तो आपने क्या उगाया? शुगर केन को उगाया। तो शुगर केन उगाने के लिए, गन्ना उगाने के लिए जो लागत लगी आपकी, वो आपने कितनी लागत छोड़ी? 15,000 छोड़ी। क्या छोड़ी? 15,000। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं बेटा हम अवसर लागत। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? चलो अब एक और छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। मान लेते हैं तुम्हारे पास एक खेत है, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं बेटा आओ हमारे खेत में मजदूरी करो और मैं तुम्हें, कटाई का टाइम है, बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं अपने घर में पिताजी की मदद करते होंगे, तो बेटा हर महीने हर दिन तुम्हें मैं
दूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन घर में आके काम करो। तुम्हारे पास एक जॉब है, ठीक है, उस जॉब को तुमने छोड़ दिया जहां पर तुम्हें 10,000 रुपए मिलते थे। उस जॉब को छोड़कर तुमने क्या किया, अपने खुद के खेत में काम किया जहां से तुम्हें पैसा नहीं मिलने वाला, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। या फिर हो सकता है भाई वो कह रहे हैं कि चलो 500 रुपए पर डे दे दूंगा, तो वहां से हो सकता है तुम्हें 15,000 रुपए मिल जाए, एग्जाम्पल के तौर पर। तो तुमने क्या किया, इस 10,000 रुपए वाली जॉब को त्याग कर क्या किया, 1 महीना अपने खेत में काम किया। तो ये क्या हुआ, तो यहां पर त्यागा क्या आपने, ये 10,000। तो यही जो त्याग है इसी को अवसर लागत कहते हैं, या फिर इसी को हम आर्थिक लागत भी कहते हैं। और आर्थिक लागत यानी इकोनॉमिक कॉस्ट। तो हर कोई व्यक्ति हमेशा क्या करता है, सबसे बेहतर विकल्प को चुनता है। तो उस सबसे बेहतर विकल्प से पहले वाला जो बेहतर विकल्प होता है, उसके जो त्याग की लागत होती है उसी को क्या कहते हैं, अवसर लागत कहते हैं। तो किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करने के बदले में किसी अन्य वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना पड़ता है, इसे उस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, आर्थिक लागत भी है। अब हम बात करते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र की। भाई ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हाँ या ना, इसको क्या कहते हैं, ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है क्या भाई, अच्छा जनरली आपने जब, अगर हम यहां पर अभी बात कर लेते हैं राजनीतिक बहस की, तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे बात करते हैं कि यार ये वाली पार्टी तो अच्छी है, ये वाली पार्टी तो बुरी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, कुछ लोग बात करते हैं तथ्यों पे कि भाई अच्छा इस पार्टी ने तो जब से आई है तब से देखो पेट्रोल के दाम देखो इतने बढ़ गए। कोई कहता है अच्छा देखो पेट्रोल के दाम इतने तो बढ़े, लेकिन देखो सैलरी में भी तो इतना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे, या कुछ लोग कहेंगे देखो उस वाली जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके समय में देखो भाई इतना देश का विकास हो रहा था, अब देखो जो हमारी जीडीपी का लेवल है वो इतना है। यानी कुछ लोग जब हम देखते हैं तो वो बात करते हैं किसके बारे में, डाटा के साथ, फैक्ट के साथ, ठीक है। और कुछ लोग अपने सजेशन दे रहे होते हैं चीजों को लेकर कि अरे सरकार को तो भाई पेट्रोल का दाम 70 रुपए कर देना चाहिए, या फिर सरकार को तो गैस 500 रुपए में बेचनी चाहिए, या फिर सरकार को गरीबों को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। तो यहां पर जो ऐसे कथन होते हैं, इन कथनों को या फिर अर्थव्यवस्था में जो भी चीजें चल रही होती हैं उनको जब एक अर्थशास्त्री एनालिसिस करता है, उनके बारे में पढ़ता है, समझता है, और जब उसके बारे में वो कुछ कथन कहता है, कुछ बोलता है, ठीक है, तो इसी को हम पढ़ते हैं किसके अंदर, वास्तविक अर्थशास्त्र, और जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शक अर्थशास्त्र के अंदर। तो जब हम बात करते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र की, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर यह अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति का तथ्यात्मक अध्ययन करती है, ठीक है। किसके बेस पर, एनालिसिस के बेस पर हम यहां पर पढ़े, अध्ययन के बेस पर। तो जब किसी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाए और उस अर्थव्यवस्था में जो चीजें जैसी हैं वैसी बोल दी जाएं, जो भी जैसा है, जो भी तथ्य, जो भी डाटा, जो भी आंकड़े के आधार पर मुझे दिख रहा है मैं उसको बोल दूं उसी तरीके से, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब यह बताया जाता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में क्या हो रहा है, ना कि क्या होना चाहिए, तो इसे, ये जो कथन है, इन कथनों को तथ्यों, आंकड़ों और अवलोकन पर आधारित होते हैं जिन्हें सही या गलत साबित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बोलूं कि भाई भारत की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो 12% है। सुन लो, भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट 12% है। हो सकता है कि उसका ग्रोथ रेट 7% ही हो या 8% हो। तो क्या मेरे कथन को सही या गलत साबित किया जा सकता है? बिल्कुल। सरकार या फिर जो आरबीआई वगैरह जो डाटा एक तरीके से पब्लिश करते हैं, उन डाटा की मदद से मैं क्या कर सकता हूं, जो मेरी कहा गया कथन है इसको सत्यापित कर सकता हूं सही या गलत, कि भाई ये सही है या गलत है। तो इस वजह से जब मैं बात करता हूं तो एक कथन कैसा कथन हुआ, ये कथन हुआ बेटा हमारा वास्तविक अर्थशास्त्र का कथन, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर हम तथ्यों के आधार पर किसी भी कथन को, किसी भी अर्थव्यवस्था में चल रही चीजों को क्या कर सकते हैं, उनके बारे में कोई अगर कथन कहा गया है तो उसको सही या गलत साबित कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो तथ्य पर आधारित होते हैं, केवल वही बातें जो वास्तव में हो रही हैं, जैसे कीमतें, उत्पादन, रोजगार। फिर बात करते हैं सत्यापन योग, यानी इन कथनों को सही या गलत साबित किया जा सकता है। मूल्य निरपेक्ष, इसमें अच्छा या बुरा नहीं होता, ठीक है, अनुचित, उचित या अनुचित नहीं होता, इसमें जो जैसा है वैसा ही दिखाया जाता है।
वर्णनात्मक, यह अर्थव्यवस्था की स्थिति का वर्णन करता है, सुझाव नहीं देता कि भाई अर्थव्यवस्था की स्थिति सही है खराब है, ये डायरेक्ट ये बताएगा, ये नहीं कहेगा कि अच्छी होनी चाहिए या बहुत बुरी है, ये ऐसी बातें नहीं करता। ये क्या करता है, ये सिर्फ तथ्यों और डाटास पर बात करता है। तो एक कथन क्या है, जैसे मुद्रास्फीति की दर 6% है, तो इसको साबित किया जा सकता है। बेरोजगारी बढ़ रही है, इसको आंकड़ों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। या फिर जीडीपी 8% से बढ़ रही है, तो भाई इसको भी साबित किया जा सकता है। तो क्या है, ये सारे कथन कैसे कथन है, वास्तविक अर्थशास्त्र के कथन है, यानी इन कथनों को मैं सही या गलत के तौर पर साबित कर सकता हूं। बात समझ आ गई क्या सभी को? चलिए, तो यहां तक आपको इन चीजों को समझना था। फिर से किसी बच्चे के मन में डाउट उठ रहा होगा कि सर ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, आप इतनी सारी बातें तो बता रहे हैं, पीडीएफ मिलेगी कहां से? तो बेटा पीडीएफ मिलेगी हमारे ऐप पर। हमारे ऐप पर जाओगे, वहां पर एक छोटा सा सेक्शन मिलेगा आपको, ठीक है, जहां पर लिखा होगा यूट्यूब पीडीएफ, ठीक है, यूट्यूब के वीडियो की पीडीएफ। तो वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर ये पीडीएफ आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं आदर्शक अर्थशास्त्र की, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस। जनरली ये क्या है, विश्लेषण है, ठीक है। तो जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करते हैं तो यहां पर बेटा देखो, यहां पर तथ्यों और आंकड़ों पर बात नहीं होती, यहां पर बात होती है बेटा आंटियों वाली, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है, कोई बात हो रही है तो यहाँ गॉसिप्स होती हैं कि अच्छा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। जैसे रात में सो तो तुम्हें लगता है ना कि अरे यार अब तक तो एक चैप्टर पढ़ लेना चाहिए था, पढ़ा पता नहीं, क्यों नहीं पढ़ा पता नहीं, यानी ना कोई तथ्य है ना कोई आंकड़ा है, लेकिन बस बात कही जा रही है। तो भाई बोल रहा है आदर्शक, या मेरी हाइट यार 6 फीट होनी, ऐसी बात बोलते ना कि मेरी हाइट तो 6 फीट होती तो मजा आ जाता, या फिर मेरी हाइट 7.5 फुट होती या 7 फुट होती तो मजा आ जाता। तो इसी तरीके से आदर्शक अर्थशास्त्र वह शाखा है जो राय सुझाव और मूल्य निर्णयों पर आधारित होती है, ठीक है। इसमें यह चर्चा होती है कि अर्थव्यवस्था में क्या होना चाहिए, ठीक है, न कि क्या हो रहा है। इसके कथनों को आंकड़ों से सिद्ध या गलत साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति के सोच या नैतिकता और विचारों पर निर्भर होते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी चीज के लिए किसी के लिए कोई चीज नैतिक और दूसरे के लिए अनैतिक हो सकती है, हाँ या ना। तो यही बात है बिल्कुल। तो इसीलिए जब हम बात करते हैं आदर्शक अर्थशास्त्र की, तो किस पर आधारित होता है, राय पर, सत्यापन योग्य नहीं होता, यानी इनको सही या गलत नहीं साबित किया जा सकता। इसी के साथ साथ बोल रहा है भाई मूल्य सापेक्ष, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए इसकी बात होती है, ना कि क्या एक तरीके से है। इसी के साथ साथ नीति निर्माण में उपयोगी होता है। तो क्या होना चाहिए, इसी के आधार पर तो सरकार क्या करती है, नीति का निर्माण करती है। तो सरकारी नीतियां बनाने में यही अर्थशास्त्र काम आता है कि भाई जैसे उदाहरण के तौर पर कि भाई जीडीपी जो ग्रोथ रेट है 8% है, 10% होनी चाहिए। तो सरकार क्या करेगी, ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे कि ग्रोथ रेट कितना पहुंचे, 10% पहुंचे, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है, ये सुझावों को, ये जो हमारे एक तरीके से सुझाव है, इनको क्या करती है, इनको सरकार इन्हीं सुझावों को लेकर क्या करते हैं, नीतियां बनाने में, नीतियां बनाती है। तो ऐसे सुझाव क्या करते हैं, नीति बनाने में मदद करते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। तो भाई हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र के अंदर हम आर्थिक क्रियाओं को पढ़ रहे थे। कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं, भाई उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। तो जब हम आर्थिक क्रियाओं को क्या करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। जब हम किसके स्तर पर पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर। तो जब व्यक्तिगत स्तर पर पढ़ा जाए आर्थिक क्रियाओं को, यानी एक व्यक्ति के, एक फर्म के, एक तरीके से एक परिवार के स्तर पर, तो इसको समष्टि, इसको व्यष्टि कहते हैं। और जब हम बात करते हैं किसकी, समष्टि की, तो यहां पर किसकी बात होती है, यहां पर होती है समग्र की, यानी बेटा एग्रीगेट की। और ये एग्रीगेट क्या है, समग्र है, यानी पूर्ण अर्थव्यवस्था की बात होती है कि एक व्यक्ति क्या उत्पादन कर रहा है इससे मतलब नहीं होता, एक फर्म क्या उत्पादन कर रही है इससे मतलब नहीं होता, पूरे देश में क्या उत्पादन हो रहा है इससे मतलब होता है। वहीं पर जब व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो भाई एक फर्म की कीमतें निर्धारित कौन करता है, एक फर्म करती है। वहीं पर जब हम बात करते हैं समष्टि की, तो यहां पर पूरे देश में सभी वस्तुओं की क्या कीमत है, ठीक है, क्या उन कीमतों में कितना परिवर्तन है, उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो समष्टि में बात करेंगे। रोजगार की बात करेंगे तो समष्टि में बात करेंगे, ठीक है। आय की, पूरे देश की आय की बात करेंगे तो किसमें बात करेंगे, समष्टि में बात करेंगे। लेकिन जब व्यष्टि की बात करते हैं
तो भाई एक व्यक्तिगत स्तर पर क्या उत्पादन हो रहा है, क्या उपभोग हो रहा है, एक फर्म किस तरीके से एक तरीके से कीमत का निर्धारण कर रही है, ठीक है, ये सारी चीजें कौन निर्णय लेता है। ये जब हम चीजें पढ़ते हैं तो किसके अंदर पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर पढ़ते हैं। तो एक बार व्यष्टि अर्थशास्त्र को देख लेते हैं। भाई क्या है, घरेलू स्तर पर चीजें हो रही हैं, तो जब घरेलू स्तर पर चीजें हो रही हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, एक तरीके से घरेलू इन द सेंस घर के स्तर पर, एक छोटी इकाई के स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर। तो जब हम बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो एक छोटी आर्थिक इकाई जैसे व्यक्ति, परिवार, फर्म या उद्योग के आर्थिक व्यवहार और निर्णयों का अध्ययन करती है और यह बताता है कि ये इकाइयां अपने सीमित संसाधनों और धन का उपयोग करके अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किस प्रकार निर्णय लेती हैं। तो जब हम एक छोटी आर्थिक इकाई, कौन कौन सी, देखो जैसे व्यक्ति, एक व्यक्ति, परिवार, फर्म या उद्योग के आर्थिक व्यवहार का, ठीक है, फर्म या उद्योग के आर्थिक व्यवहार का जब हम निर्णय एक तरीके से अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति कैसे निर्णय ले रहा है, चयन कर रहा है, एक फर्म कैसे चयन कर रही है, ठीक है, एक उद्योग कैसे चयन कर रहा है, एक परिवार कैसे चयन कर रहा है, जब इसके बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, वो होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। और व्यष्टि अर्थशास्त्र बेटा ग्रीक शब्द माइक्रोस से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा। तो कई बार इसे बेटा हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है, यानी कि इसके अंदर जनरली हम अध्ययन क्या करते हैं, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करते चले जाएंगे। जैसे छोटी इकाई का अध्ययन पूरी अर्थव्यवस्था का नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म का अध्ययन। कीमत निर्धारण, किसी एक वस्तु या सेवा का कीमत कैसे तय होता है, इसके बारे में भी देखेंगे हम कि भाई एक वस्तु का कीमत निर्धारण कैसे होता है। फिर संसाधन आवंटन, सीमित संसाधनों को कैसे और कहां लगाएं, इसकी भी बात इसी में होती है। मांग और पूर्ति, किसी एक बाजार में मांग और पूर्ति का अध्ययन, तो ये भी हम जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे इसको भी हम पढ़ते चले जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं, जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो भाई राम के पास 500 रुपए है, वह किताब खरीदे या खाना, तो ये एक व्यक्ति का निर्णय हो गया ना चयन का, कि भाई वो खुद एक तरीके से एक व्यक्ति चयन कर रहा है कि किताब खरीदना चाहिए, खाना, व्यष्टि हो गया। इसी तरीके से परिवार, एक परिवार अपनी मासिक आय 20,000 को कैसे खर्च करे, तो किसका भाग हो गया, व्यष्टि का हो गया। फर्म, टाटा कंपनी कितनी गाड़ियां बनाए और किस कीमत पर बेचे, ये क्या हो गया, एक फर्म का निर्णय हो गया। उद्योग, कपड़ा उद्योग में कपड़ों की कीमत कैसे तय होती है, तो भाई ये कौन निर्णय लेगा, उद्योग निर्णय, वो कपड़ा उद्योग करने वाले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर किसकी बात करें, यहां पर एक छोटे स्तर पर यानी एक सूक्ष्म स्तर पर निर्णय लिए जा रहे हैं, इसीलिए किसका भाग है, इसीलिए बेटा किसका भाग है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो चलिए बेटा देखते हैं इसमें, भाई अब हमने व्यष्टि तो समझ लिया है, लेकिन अब हमें क्या समझना है, अब हमें समझना है समष्टि, कि भाई समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो जैसे मैंने बताया कि व्यष्टि के अंदर हम किसको पढ़ते हैं, व्यष्टि के अंदर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि भाई वहां पर व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्तिगत इकाई किस तरीके से, यानी एक उद्योग, एक फर्म, एक परिवार या एक व्यक्ति किस तरीके से चयन कर रहा है, वो हम कहां पढ़ते हैं, वो हम पढ़ते हैं व्यष्टि के अंदर। लेकिन समष्टि में हम क्या पढ़ते हैं, समष्टि में हमें देखते हैं कि पूरे देश में जो उत्पादन हो रहा है, उपभोग हो रहा है, वितरण हो रहा है, विनिमय हो रहा है, उसमें चयन किस प्रकार किया जा रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है, कैसे उत्पादन किया जा रहा है, उपभोग कितना हो रहा है, सभी लोग मिलकर क्या उपभोग कर रहे हैं, कितना उपभोग कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, ये सभी चीजें हम कहां पर देखते हैं, समष्टि के अंदर देखते हैं। तो जब हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो क्या कह रहा है, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो पूरी अर्थव्यवस्था का एक साथ अध्ययन करती है, या किसी एक व्यक्ति या फर्म को नहीं बल्कि संपूर्ण देश की आर्थिक गतिविधियों, जैसे कि कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल आय, इसी के साथ साथ मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय आय का अध्ययन करती है। तो जब मैं बात करता हूं समष्टि अर्थशास्त्र की, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है बेटा, ये ग्रीक शब्द मैक्रोस से निकला है जिसका मतलब होता है बड़ा या फिर समग्र। जिसका मतलब क्या है, बड़ा या फिर समग्र। तो जब हम समष्टि की बात करते हैं तो यहां पर पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन होता है, कि इकाई का नहीं होता। राष्ट्रीय आय, देश की कुल आय और उत्पादन कितना है। रोजगार स्तर, पूरे देश में कितना रोजगार का स्तर है। मुद्रास्फीति, क्या इन्फ्लेशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कितनी है, ठीक है। कीमतों में कितना परिवर्तन है, कुल कीमतों में, एक वस्तु के नहीं, सभी वस्तुएं जो थी उनकी कीमतों में कुल कितना परिवर्तन आया, उसकी बात करते हैं मुद्रास्फीति की। सरकारी नीतियां कैसे निर्धारित होंगी, राजकोषीय नीति क्या होगी, यानी कि भाई सरकार जो बजट बनाती है उस समय पर निर्णय कैसे लेगी। मौद्रिक नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि भाई आरबीआई किस प्रकार से नीतियां बनाएगी। तो भाई जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि पढ़ेंगे तो वहां पर जब मनी और बैंकिंग, ठीक है, जब मुद्रा और एक तरीके से क्या बोलते हैं बैंक पढ़ेंगे, तो वहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से चीजों को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट बजट वाला चैप्टर भी पढ़ेंगे, जहां पर सरकार किस तरीके से निर्णय लेती है वो भी देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा
जैसे जैसे समष्टि आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीजों को हम पढ़ेंगे। तो एक बार उदाहरण देख लेते हैं, राष्ट्रीय आय का उदाहरण। भाई राष्ट्रीय आय क्या है? भारत की जीडीपी इस साल 8% से बढ़ी, तो किसका उदाहरण है? समष्टि का। रोजगार, देश में बेरोजगारी दर 7% है, किसका उदाहरण है? समष्टि का, क्योंकि पूरे देश की बात कर रहा है। इसी तरीके से मुद्रास्फीति की बात करें तो देश में महंगाई दर कितना है? 6% है, किसका उदाहरण है भाई? किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है किसका? समष्टि का। फिर बात करते हैं, भारत का निर्यात आयात से बहुत अधिक है, भाई व्यापार का उदाहरण है। तो पूरे भारत देश की बात कर रहा है, पूरे देश की, पूरे समग्र देश की बात कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये भी बेटा क्या है? ये भी है हमारा किसका उदाहरण? समष्टि का। तो ध्यान रखना, कई बार व्यष्टि और समष्टि के बीच का जो अंतर है वो आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो जब हम बात करते हैं व्यष्टि की तो व्यक्तिगत स्तर पर, यानी कि एक परिवार, एक उद्योग, ठीक है, एक फर्म के स्तर पर बात होती है। और जब हम बात करते हैं समष्टि की तो वहां पर बेटा क्या होता है? समग्र अर्थव्यवस्था की बात करता है। इसके बारे में जो इसके अंतर है बेटा, उसके बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है। तो अगर आपको और डिटेल में सारी चीजें पढ़नी है तो आपको कहां पर आना होगा? हमारे ऐप पर आना होगा। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए कि भाई आप चाहते हैं कि जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं इसकी आपको पीडीएफ मिल जाए, तो कहां मिलेगी? वो भी हमारे ऐप पे मिलेगी, जहां पर एक छोटा सा सेक्शन है जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है यूट्यूब की पीडीएफ, यूट्यूब के वीडियो की पीडीएफ। तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर ये जो पूरी पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर हमारे यूपी बोर्ड के टॉपर्स को देख लेते हैं, जिन्होंने यूपी बोर्ड में अपने घर का, अपने परिवार का और अपने राज्य का नाम रोशन किया। तो यहां पर जब हम बात करते हैं नंदिनी की, जब हम बात करते हैं सुरभि की, जब हम बात करते हैं अंशिका वर्मा की, तो ये वही बच्चे हैं जिन्होंने बेटा किससे पढ़ा है? जिन्होंने पढ़ा है टॉपर बनाने वाली उन्नति बैच से। और ये वही बैच है जो बैच बच्चों बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, जिसने पिछले 3 सालों में बहुत सारे टॉपर्स दिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, हमारा एक मिशन है जो कि है बेटा क्या करना? शिक्षा को पानी से भी सस्ता कर देना, यानी कि हर घर शिक्षा पहुंचाना, ताकि भाई किसी के लिए भी, कोई भी बच्चा, कोई भी गरीब परिवार का बच्चा इस शिक्षा से वंचित ना रह जाए। इसीलिए हमने जो हमारा बैच है उसका जो एक तरीके से प्राइस रखा है वो मात्र 51 रुपए रखा है बेटा। और 51 रुपए मैं ऐसा मानता हूं कि हर किसी के पास होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 51 रुपए में हम क्या क्या दे रहे हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। तो यहां पर हम पूरे साल के लिए लाइव क्लास दे रहे हैं, इसी के साथ साथ टॉपर्स के नोट भी दे रहे हैं कि भाई एक टॉपर ने किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करे पढ़ते टाइम, ये भी आप यहां पर जान सकते हैं देखकर। फिर डीपीपी विद एक्सप्लेनेशन, यानी लाइव क्लासेस के साथ वहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देंगे और साथ साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे। और वहीं पर हम इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग की बात करते हैं कि भाई अगर आपका कोई भी डाउट है तो हमारे इंस्टेंट गुरु आपके जो डाउट है उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे। आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा, कोई भी समस्या आपके सामने, आपकी तैयारी के पीछे नहीं आएगी। अच्छा, फिर जब बात करते हैं टॉपर्स का गाइडेंस, तो भाई जो हमारे टॉपर्स हैं वो आपको गाइड भी करेंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको अपना एक तरीके से टाइम टेबल बनाना है। उन्होंने किस तरीके से अपनी तैयारी करी थी जिसकी वजह से वो क्या हुए? टॉप हुए। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो लोग ऑलरेडी कुछ चीज कर चुके होते हैं उन्हीं को देखकर, उन्हीं के एक तरीके से पाथ को फॉलो करके हम आगे बढ़ सकते हैं और वो करना बहुत आसान होता है। तो इसीलिए जब हम टॉपर्स के गाइडेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे टॉपर्स हैं रिहान के, यूपी बोर्ड के टॉपर्स, वो बेटा आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको चीजों को करना है। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में तैयारी के लिए आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो हमारे जो एक मिशन है हर घर शिक्षा हर घर अभियान, इसको साकार बनाने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी। तो बेटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो। ऐसे बच्चे जो जिन्हें लगता है कि इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिन्हें इस बैच की सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो पढ़कर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, उनके साथ इस लेक्चर को शेयर करो। मिलते हैं बेटा ऐसे ही मजेदार लेक्चर के साथ अगली वीडियो में।